नमस्कार, स्वागत है सफलता आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं रिवर सिस्टम। आज की क्लास में हम पेनिनसुलर रिवर सिस्टम और हिमालयन रिवर सिस्टम, पूरा रिवर सिस्टम आज एक ही क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर कि रिवर सिस्टम से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि प्रवाह के संदर्भ में नदी तंत्र का आशय है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्लो द मीनिंग ऑफ द रिवर सिस्टम। तो पहला ऑप्शन दिया है कि जल के मौसमी प्रवाह का प्रतिरूप है। जलवायु संबंधी स्थितियों के कारण नदी तंत्रों में अंतर होता है। नदी तंत्र क्यूमेक्स द्वारा गणितीय रूप से दर्शाया गया है। नर्मदा और झेलम नदी तंत्र एक समान है। पूछा क्या जा रहा है, उपयुक्त में से सबसे उपयुक्त सही। उपयुक्त उत्तर का मतलब होता है कि सही आपको ढूंढना है। अब सही ढूंढने के साथ साथ कुछ ऑप्शंस में आपको यह देखना होगा कि कौन सा ऑप्शन गलत हो सकता है। जैसे ये वाला ऑप्शन देखेंगे डी, तो डी ऑप्शन क्या कह रहा है, नर्मदा और झेलम तंत्र एक समान है। ये पॉसिबल नहीं है। नर्मदा नदी एक भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदी है, तो वहीं झेलम नदी हिमालय तंत्र की प्रमुख नदी है। तो ये ऑप्शन गलत होगा। डी इसमें दिया तो ये आंसर नहीं होगा, डी इसमें दिया ये आंसर नहीं होगा। आंसर हमारा ए और बी या बी और सी होगा। प्रवाह की बात करें तो मौसमी प्रवाह का प्रतिरूप होता है। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। तो इस हिसाब से आंसर आएगा हमारा ए और बी। जलवायु संबंधी परिस्थितियों के कारण नदी तंत्रों में अंतर होता, बिल्कुल। तो जिस प्रकार की जलवायु परिस्थितियां होंगी उसी प्रकार का नदी तंत्र का निर्माण होता। तो ये क्यूमेक्स का गणितीय गणना नहीं है, तो इसलिए आंसर क्या होगा, ए और बी। तो ए और बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बाकी के दो ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन, ये पूरा इसका मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है, इसको आप पढ़ सकते हैं। पंजाब के दोआब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पंजाब में मिलने वाले दोआब के बारे में कौन सा कथन सही है। तो विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द दोआब ऑफ पंजाब आर करेक्ट। ब्यास और सतलुज के बीच के दोआब को जलंधर दोआब बोलते हैं। ब्यास और रावी के बीच के दोआब को बारी, रावी और झेलम के बीच के दोआब को सिंध, ब्यास और रावी के दोआब को छाछ। तो इनको निकालने का सिंपल आंसर होता है कि जैसे छाछ दिया हुआ है तो छेज के अंदर ही आपको दो शब्द मिल जाएंगे। तो सी एच से बन जाता है आपका चिनाब और जे से बन जाता है झेलम। तो ये किसके बीच में होना चाहिए, चिनाब और झेलम के बीच में। ऐसे बारी के बारे में देखोगे तो बी से बन जाता है ब्यास और रा से बन जाता है रावी। तो ये ब्यास और रावी के बीच में आना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं हमारा सही है। तो जिसमें बी दिया है वो आंसर होगा, इसमें बी दिया है ये आंसर होगा, इसमें बी दिया ये आंसर होगा। तो ये दोनों आंसर नहीं आएंगे। अब गलत को ढूंढ लेते हैं। तो आपको ये दिख रहा है कि ये छाछ जो है ये चिनाब और झेलम के बीच में आना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, हमारा गलत होगा। तो जिसमें डी दिया है वो आंसर नहीं होगा, इसमें डी दिया है ये आंसर नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, कौन सा, ए, केवल ए और बी। तो ये ऑप्शन भी गलत है क्योंकि राजवी और झेलम के बीच के दोआब को, रावी और झेलम के बीच के दोआब को सिंध दोआब, सिंध दोआब जो है ये सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच में बनता। तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो ये दो स्टेटमेंट हमारे क्या है, सही है। तो आप देखेंगे कितने अच्छे स्टैंडर्ड से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। हम इस पर कंफ्यूजन होंगे कि जालंधर दोआब है या नहीं है, इस चीज पर दिमाग नहीं लगाना। आपको दिए गए ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अपने ज्ञान को यहां पर नहीं लगाना है कि आपका ज्ञान यहां पर क्या कह रहा है। तो आप अपने ज्ञान के हिसाब से यहां पर क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, आपको आंसर देना है ऑप्शन के हिसाब से। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। कोसी नदी, नर्मदा, सतलुज और घग्गर। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी का उदाहरण है, ये हम सब जानते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा क्या बिल्कुल सही होगा। घग्गर नदी अंतः प्रवाह इनलैंड रिवर है, ये भी बिल्कुल सही होगा। सतलुज नदी पूर्ववर्ती नदी, पूर्ववर्ती नदियां क्या कहलाती है, एंटेसेडेंट रिवर वो नदियां हैं जिनका उद्गम हिमालय की उत्पत्ति से पहले हुआ है। तो सतलुज नदी तिब्बत से निकलकर आती है, तो हिमालय की उत्पत्ति से पहले ही सतलुज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों का उत्पन्न हुआ। तो ऐसी नदियों को हम क्या बोलते हैं, एंटेसेडेंट रिवर बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो पहला गलत है। तो कोसी नदी, कोसी नदी अनुवर्ती नहीं जबकि पूर्ववर्ती, तो ये भी एक पूर्ववर्ती अपवाह का ही उदाहरण है।
तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, पूर्ववर्ती नदी बोलेंगे। तो केवल ए स्टेटमेंट क्या है हमारा यहां पर सही नहीं है, बाकी के 3 स्टेटमेंट हमारे क्या है, बिल्कुल सही है। तो ये भी आपका 2020 और 21 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो यमुना की सहायक नदी नहीं है गिरी, टॉन्स। देखो यहां पर ज्यादातर आंसर बी लगाएंगे, ज्यादातर आंसर क्या लगाया जाएगा, इसमें बी आंसर लगाएंगे ज्यादातर। क्यों लगाएंगे? क्योंकि टॉन्स नदी की जब हम बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश में एक प्रमुख फेमस नदी है जो गंगा की सहायक नदी है। तो टॉन्स नदी क्या है, एक गंगा की सहायक नदी है। तो इस हिसाब से आपसे पूछा गया कि कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है, तो 99% में आंसर क्या जाना चाहिए हमारा, टॉन्स। लेकिन टॉन्स आंसर यहां पर नहीं होगा, हमारा आंसर होगा वो टांगरी नदी है। तो घग्गर नदी, तो गंगा की एक सहायक नदी है घग्गर, और उस घग्गर की एक सहायक नदी मिलती है टांगरी नदी। जबकि टॉन्स की अगर हम बात करेंगे तो टॉन्स यमुना की ही सहायक नदी है। तो टॉन्स आपको 2 नदियां मिलती हैं, एक टॉन्स वो मिलती है जो मध्य प्रदेश की सहायक, मध्य प्रदेश में गंगा की सहायक नदी मिलती है, और एक टॉन्स मिलती है उत्तराखंड में जो यमुना की सहायक नदी। और गिरी नदी तो ऑलरेडी हम जानते हैं उत्तराखंड के अंदर ही यमुना की सहायक नदी। पाटा नदी के बारे में पता नहीं है, लेकिन ये टांगरी नदी घग्गर की सहायक नदी। जब हम टॉपिक पढ़ाते हैं तो ये सारी चीजें आपको वहां पर करवाई जाती है। विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर डज नॉट फॉर्म अ डेल्टा? तो कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करता है? तो भारत के अंदर याद रखना कि भारत के अंदर जितनी भी नदियां हैं, या तो वो नदी अरब सागर में गिरेगी, या तो वो नदी अरब सागर में गिरेगी, या फिर बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। और ज्यादातर ये याद रखना कि जो भी नदी भारत में बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो नदी डेल्टा का निर्माण करती है। और डेल्टा एक पंजाकार आकृति का स्ट्रक्चर होता है, और जो नदी अरब सागर में गिरेगी, जो नदी अरब सागर में गिरेगी वो वी आकार का शेप बनाएगी, जिसको हम एस्चुरी के नाम से जानते हैं, या ज्वार नदमुख के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर अब गंगा कहां गिरती है, तो यमुना गंगा की सहायक नदी है, और ये नदी बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। तो इसका मतलब ये आंसर नहीं आएगा। कावेरी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यहां पर जो नर्मदा नदी है, तो नर्मदा नदी हमारी यहां पर, तो पश्चिम में नर्मदा नदी ही जो सबसे प्रमुख नदी है, तो इसलिए आंसर क्या आएगा हमारा, डी दिल्ली आएगा। नर्मदा नदी एस्चुरी का निर्माण करती है, जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलने के बाद महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा से होते हुए 1320 किलोमीटर लंबी ये नदी खंबात की खाड़ी के अंदर गिरती है, जो एस्चुरी का निर्माण यहां पर करेगी। अगला क्वेश्चन क्या है, मंदाकिनी और अलकनंदा नदियां कहां पर मिलती हैं? तो ये आपको जो क्वेश्चन है ये पंचप्रयाग से संबंधित है। तो जब आप 5 दोआब्स की, सॉरी, प्रयाग की स्टडी करते हैं तो 5 प्रयाग जब हम पढ़ते हैं तो ये 5 प्रयाग आपको बेटा मिलेंगे उत्तराखंड राज्य के अंदर। इसलिए उत्तराखंड को प्रयागों की भूमि के नाम से जाना जाता। तो ये पांचों के पांचों प्रयाग हमें कहां मिलते हैं बेटा, उत्तराखंड में मिलते हैं। इसलिए उत्तराखंड को लैंड ऑफ प्रयाग के नाम से जाना जाता है। तो अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का जो संगम है वो क्या कहलाता है, रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। ये पूरे के पूरे प्रयाग दिए हुए हैं। जैसे अगर आप दक्षिण से उत्तर में जाएंगे तो ये सीक्वेंस उल्टा दिया हुआ, दक्षिण से उत्तर की ओर दिया हुआ है। तो पहला जो रियल में मिलता है वो विष्णु प्रयाग है, जो धौली गंगा और विष्णु गंगा का संगम है, जो अलकनंदा बनाता है। फिर नंद प्रयाग में अलकनंदा से नंदाकिनी, कर्ण प्रयाग में अलकनंदा से पिंडर, रुद्र प्रयाग में अलकनंदा से मंदाकिनी, देव प्रयाग में अलकनंदा से भागीरथी। यानी कि ये सिस्टम उत्तराखंड में इस तरीके से बनता है। तो ये सबसे पहले 2 नदियों का संगम मिलता है, जिसको बोलते हैं धौली गंगा और विष्णु गंगा। तो सबसे पहले बेटा 2 नदियां आपको याद रखना है, एक धौली गंगा और एक विष्णु गंगा। ये दोनों नदियां जब यहां पर मिलकर एक संगम बनाएंगी तो यहां पर एक संगम बनेगा इस पॉइंट पर। तो इसी संगम को क्या कहा जाता है, यहां पर विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है। तो उत्तर से बढ़ते हुए जो सबसे पहला संगम मिलेगा आपको वो विष्णु प्रयाग का मिलेगा। इसके बाद इससे जो दूसरी नदी आकर मिलती है, इससे जो दूसरी नदी आकर मिलती है इसमें वो मिलती है आपको कौन सी, नंदाकिनी। तो यहां पर दूसरी नदी मिलेगी नंदाकिनी, और नंदाकिनी के साथ जो प्रयाग बनेगा उसको नंद प्रयाग के नाम से जाना जाता है।
तो यहां पर क्या बनेगा आपका नंद प्रयाग बनेगा। अब ये नंदाकिनी आगे बढ़ेगी, तो नंदाकिनी आगे बढ़ेगी तो इसी नंदाकिनी से उत्तराखंड में फिर एक नदी आकर मिल जाती है। इस नदी को कहा जाता है पिंडर। तो पिंडर जिस स्थान पर मिलती है, पिंडर नदी, उसको कहते हैं कर्ण प्रयाग। तो इस प्रयाग को क्या कहते हैं, कर्ण प्रयाग। अब जब पिंडर नदी उत्तराखंड में आगे बढ़ेगी और उसके बाद इस साइड से एक नदी आकर मिलती है जिसको कहते हैं मंदाकिनी। मंदाकिनी जिस जगह पर मिलती है उसको कहा जाता है रुद्रप्रयाग। तो यहां पर अगला प्रयाग जो मिलता है वो रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग के बाद ये नदी आगे बढ़ेगी और इससे एक नदी और बड़ी नदी मिलेगी और ये दोनों नदियां देवप्रयाग में मिलेंगी और इसके बाद ही इसको गंगा नदी कहा जाता है और ये नदी कहलाती है आपकी भागीरथी। क्लियर? जो मुख्य धारा है यहां पर, ये जो मुख्य धारा यहां पर आती है ये अलकनंदा की ही मुख्य धारा आती है। मुख्य धारा आपकी अलकनंदा की कहलाती है। तो समझ में आ गया यहां तक? तो और यहां पर एक चीज और याद रखना, इसी भागीरथी की एक सहायक नदी है जिसको कहते हैं भिलांगना। तो भिलांगना भी इसी की सहायक नदी है और इसी भिलांगना नदी के संगम पर यहाँ पर एक सबसे ऊंचा बांध बना हुआ है जिसका नाम है टेहरी बांध। तो टेहरी बांध किस नदी पर बना हुआ? अलकनंदा और भिलांगना नदी के संगम पर बना हुआ है। क्लियर हुआ यहां तक बेटा? अगला क्वेश्चन क्या है, भागीरथी और अलकनंदा संगम कौन सा है? तो ये अभी हम क्वेश्चन कर चुके हैं कि अलकनंदा और भागीरथी का संगम क्या कहलाता है? देवप्रयाग। तो अलकनंदा और भागीरथी का संगम क्या है? देवप्रयाग है। विष्णु प्रयाग जो मिलता है वो विष्णु नंदा, तो विष्णु और धौली गंगा का संगम है। रुद्रप्रयाग जो मिलता है ये अलकनंदा, अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है। और कर्णप्रयाग ये अलकनंदा और पिंडर का, अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम है। तो इस तरीके से ये आपको 5 प्रयागों के संगम पूरे क्लियर होने चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, नदियों का कौन सा समूह उनके किलोमीटर में लंबाई के आरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित होता है? अब आपको किलोमीटर याद रखना जरूरी नहीं होता है कि हम किलोमीटर, आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर। तो सबसे छोटी नदी से बड़ी नदी को पहचानना है। अगर आप शुरू के ऑप्शन में जाएंगे यहां पर यमुना नदी, गंगा नदी, चेनाब नदी या ब्यास नदी, तो आप इनमें से देखेंगे कि सबसे छोटी नदी क्या हो सकती है। तो इनमें से सबसे छोटी नदी वो आपको ब्यास ही मिल सकती है। और अगर बैक साइड से जाएंगे तो यहाँ पर गंगा दिया है, रावी दिया है, यमुना दिया है, गंगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी नदी है वो गंगा हो सकती है। या तो आंसर ये होगा और या फिर आंसर ये होगा। तो ये दोनों आंसर हमारे पीछे से भी नहीं बनेंगे। अब स्टार्टिंग से देख लो, यमुना बड़ी है या ब्यास बड़ी है? तो ब्यास नदी छोटी है, तो ब्यास के बाद रावी, रावी के बाद यमुना, यमुना के बाद गंगा। तो हमें रटना नहीं होता कि हम किलोमीटर नदियों के रटें, ये पॉसिबल नहीं होता बेटा कि आप नदियों के किलोमीटर्स को याद कर पाओ। तो इसलिए ऑप्शन से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। वैसे ये किलोमीटर रखे हुए ब्यास का, रावी का, यमुना का और गंगा, सबसे बड़ी नदी गंगा मिलेगी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत से नहीं होता है? तो रावी नदी आपकी कहां से निकलती है? तो ये हिमाचल प्रदेश में रोहतांग के पास से निकलती है। ब्यास नदी भी रोहतांग के पास से ही, जो ब्यास कुंड है, हिमाचल प्रदेश में निकलती। तो ये दोनों तो आंसर नहीं आएंगे। चिनाब नदी का उद्गम जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में बारालाचला दर्रे के पास से होता है। तो ये तीनों नदियां ही भारत से निकलती हैं। सतलुज नदी भारत से नहीं निकलती है। तो सतलुज नदी का उद्गम तिब्बत के पठार के मानसरोवर झील के पास से होता है। तो भारत से नहीं होता, तो वो आंसर क्या आएगा हमारा? डी, दिल्ली आएगा। कौन सी नदी सरिता पूर्ववर्ती नहीं है, एंटीसीडेंट नहीं है? तो सिंधु नदी भी हमारी पूर्ववर्ती नदी है, सतलुज भी पूर्ववर्ती होगी, काली भी पूर्ववर्ती होगी। यमुना नदी पूर्ववर्ती नहीं होगी क्योंकि यमुना नदी गंगा की सहायक नदी है और उत्तराखंड से निकल कर आती, यानी कि इसका उद्गम जो लोअर हिमालय या ग्रेट लेजर हिमालय मिलता है उसी की श्रेणियों के आसपास से होता है। बाकी की 3 बड़ी नदियां हैं जो हिमालय पार से निकल कर आती हैं। ऐसे कितने बेसिन है जिनका प्रवाह क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है? तो ऐसे टोटल 14 क्षेत्र हैं भारत में जिनका क्षेत्रफल 20,000 किलोमीटर से ज्यादा होता है। यहां पर लिखे हुए हैं
तो प्रमुख द्रोणी में कौन कौन सी नदियां, वो नदियां आती जिनका अपवाह क्षेत्र 20,000 किलोमीटर से अधिक होता है। ऐसे में 14 द्रोणियों को शामिल किया जाता है, ये डाटा फिक्स रहता है। इसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, ताप्ती, नर्मदा, माही, पेन्नार, साबरमती, बराक, ये कुछ उदाहरण है। वैसे टोटल 14 द्रोणियां आती हैं। मध्यम द्रोणी दूसरा आता है आपका मध्यम द्रोणी, ये 2000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र है। इसमें टोटल 44 द्रोणियों को शामिल किया जाता है। और तीसरी आती है लघु द्रोणी, जो 2000 से भी छोटी होती हैं। इसमें न्यूनतम वर्षा में बहने वाली बहुत सारी नदियां आती हैं। तो कम से कम दो याद रखना कि वृहद क्षेत्र यानी कि 20,000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर से बड़ी द्रोणियों में 14 नदियां आती हैं, 14 क्षेत्र शामिल किए जाते हैं। और 2000 से 20,000 के बीच में 44 द्रोणियों को शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर इज कॉल्ड द बायोलॉजिकल डेजर्ट, किसको जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। तो जैविक मरुस्थल के नाम से किसको जाना जाता है, तो वो है आपकी दामोदर नदी, क्योंकि दामोदर नदी में प्रदूषण का जो स्तर है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। और प्रदूषण का स्तर बढ़ने के कारण इसको एक जैविक डेजर्ट के नाम से, मतलब ये एक डेजर्ट में धीरे धीरे मतलब गंदे नाले के रूप में कन्वर्ट होता जा रहा है, एक डेजर्ट टाइप का एरिया बनता जा रहा है। इसलिए इसको क्या एक जैविक नदी का उदाहरण दिया जाता है। और दामोदर आप जानते हैं कि दामोदर किसकी सहायक नदी है, ये हुगली की सहायक नदी है। अब हुगली किसकी वितरका है, तो ये हुगली जो है ये एक वितरका है। और किसकी वितरका है, गंगा नदी। यानी कि जब गंगा नदी बांग्लादेश में पहुंचती है तो ये दो शाखाओं में विभाजित होती है। तो गंगा नदी जब बांग्लादेश में जाती तो इसको तो यहाँ पर पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी की जो शाखा वेस्ट बंगाल में फरक्का बैराज से विभाजित होती है उसी को हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। और इसी हुगली से झारखंड से एक नदी आकर मिलती है जिसको कहा जाता है दामोदर नदी। क्लियर हो गया। तो ये दामोदर हुगली की सहायक नदी और हुगली गंगा की एक वितरका है। अगला क्वेश्चन है, छोटी एवं तीव्र नदियां जो पश्चिम घाट से निकलकर अरब सागर में जाकर मिलती हैं। तो ऐसी नदियां जिनका उद्गम, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत में ऐसी नदियां जिनका उद्गम पश्चिमी घाट से निकल रहा और वो छोटी नदियां हैं। और इस पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां, जो बड़ी नदियां वो पश्चिमी घाट से इस तरह बहती हैं और जो छोटी नदियां वो पश्चिमी घाट के इस तरह बहती हैं। यानी कि जो पश्चिमी घाट के, ये पूरा पश्चिमी घाट है, जो पश्चिमी घाट के पूरब से निकलेगी, जो नदी पूरब से निकलेगी वो बंगाल की खाड़ी की ओर जाती है, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी वगैरह। और जो पश्चिमी घाट के पश्चिमी तट से निकलेगी वो नदी कहाँ जाएगी, अरब सागर के अंदर जाएगी। अब इसमें पूछा गया है कि जो निकलती है वो किसका उपवाह का उदाहरण है। रेडियल पैटर्न तो नहीं हो सकता। रेडियल पैटर्न इसलिए आंसर नहीं हो सकता क्योंकि रेडियल पैटर्न उसके लिए यूज करते हैं जहां पर एक ही बिंदु से नदियां निकलकर अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित होती, जैसे मध्य प्रदेश के अंदर अमरकंटक से नर्मदा, सोन और जोइला, तीनों नदियां अमरकंटक के पठार से निकलने के बाद अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित होती हैं। डेंड्रिक पैटर्न यानी कि इसको वृक्षाकार प्रतिरूप भी कह देते हैं। तो स्वाभाविक है कि ये एक बड़ा वृक्षाकार प्रतिरूप इस तरीके का तो नहीं बनाएंगे। तो ये एक डेंड्रिक पैटर्न तो नहीं बनाएगी क्योंकि बहुत छोटी नदियां हैं। और एंटीसीडेंट तो ये कभी भी नहीं हो सकती, ये हिमालय से संबंधित होता है। तो इसलिए इनको हम पैरेलल रिवर सिस्टम के अंदर शामिल कर सकते हैं। तो इस पश्चिमी घाट से बहुत सारी छोटी छोटी नदियां हैं जो यहाँ से निकलती हैं और अलग अलग राज्यों के अंदर ये आपको नदियां मिल जाती। मैं कुछ नाम आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, कुछ नाम मैं आपको यहाँ पर शो कर दे रहा हूँ कि वो कौन कौन सी नदियां हो सकती हैं। तो यहां पर अगर हम जाएंगे तो यहां पर सबसे पहले गोवा के अंदर जाएंगे तो यहां पर आपको एक नदी मिल जाएगी जिसको कहते हैं मांडवी नदी और एक मिल जाएगी रचौल नदी। उसी प्रकार अगर आप यहां पर कर्नाटक में जाएंगे तो कर्नाटक के अंदर आपको जो नदी मिल जाएगी वो है भरतपुजा, सॉरी, कर्नाटक के अंदर आपको एक नदी मिल जाएगी जिसको कहते हैं शरावती नदी। और ऐसे केरल में जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक पेरियार नदी मिल जाएगी। ऐसे करके कुछ आपको महत्वपूर्ण नदियां हैं जो पश्चिमी घाट से निकलती हैं और पश्चिमी घाट से निकलने के बाद अरब सागर में गिरती है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर गुजरात में भी एक दो नदी मिल जाती है जिसमें भादर नदी मिल जाएगी, आपको शत्रुंजी नदी मिल जाएगी। तो शत्रुंजी, भादर गुजरात में मिलेंगी।
मांडवी, रचौल आपको यहाँ पर मिलेंगी, काली, गंगा वैली, श्रावती ये कर्नाटक में, पेरियार, पांबा ये आपको केरल के अंदर मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? झेलम, रावी, चिनाब या ब्यास? तो भारत की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी रिवर, क्योंकि ये सारी की सारी क्या है, ट्रिब्यूटरीज है। झेलम भी ट्रिब्यूटरी है, रावी, चिनाब, ब्यास ये सब ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं। कौन किसकी ट्रिब्यूटरी से इसको देख सकते हैं। तो जो मेन हमारी प्रमुख नदी है वो सिंधु नदी है। सबसे प्रमुख नदी कौन सी आती है? सिंधु नदी। सिंधु नदी के बाद इसमें हिमाचल प्रदेश से एक नदी आती है जो जम्मू कश्मीर से होते हुए सिंधु नदी से जाकर मिल जाती है। इस नदी को कहा जाता है चिनाब नदी। फिर इस चिनाब नदी से ऊपर की तरफ से इसमें एक नदी मिलती है पाकिस्तान में जाकर, जिसको कहा जाता है झेलम नदी। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक छोटी सी तवी नदी मिल जाएगी। उसके बाद इसी नदी से आपको एक रावी नदी मिलेगी, और इसी जगह से एक नदी निकलती है जिसको कहते हैं ब्यास नदी। और ब्यास नदी यहां से आने वाली सतलुज नदी से जाकर मिल जाती है। तो ये कौन सी नदी है? सतलुज नदी। तो ये सारी नदियां जो है यहाँ पर, इसको यहाँ पर जब ये नदियां पांचों मिल जाती हैं इसको पंच नदी के नाम से जाना जाता है। उसमें एक नदी झेलम, दूसरी चिनाब, तीसरी रावी, चौथी ब्यास और पांचवी सतलज। तो ये पांच नदियों को बेटा क्या कहा जाता है? पंच नदी के नाम से जाना जाता है। ये सारी नदियां एक दूसरे से मिलने के बाद फाइनली ये जो नदियां हैं सिंधु नदी से जाकर मिल जाती है। तो इनमें जो सबसे बड़ी नदी मानी जाएगी वो आपको चिनाब नदी आंसर लगा सकते हैं। तो चिनाब इनमें से सबसे बड़ी सहायक नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से होता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है वो छेमा युंगदुंग ग्लेशियर तिब्बत के पठार से होता है, मानसरोवर झील के पास से होता है। तिब्बत के पठार से निकलने के बाद ये नदी भारत, और भारत से ये नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है, और पाकिस्तान में अरब सागर में ये नदी अपना मुहाना बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सी अवध मैदान की प्रमुख नदी है? तो ये क्वेश्चन आपका मैदानों के साथ जोड़ा गया है। तो जब हम गंगा नदी की बात करते हैं, ये गंगा नदी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। गंगा नदी से अगर हम बात करेंगे तो इससे मिलने वाली सबसे पहली जो नदी मिलती है वो आपको रामगंगा मिलेगी। रामगंगा के बाद एक छोटी सी नदी मिलेगी जिसको गोमती कहा जाता है, और गोमती के बाद एक बड़ी नदी इसमें आकर मिलती है जिसको घाघरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, उसके बाद आपको गंडक और कोसी नदियां मिल जाएंगी। ये काफी नदियां फिर आगे की तरफ मिलती जाएंगी। लास्ट में आपको महानंदा मिलेगी। तो ये सारी नदियां आपकी गंगा नदी के लेफ्ट की नदियां हैं। अब इसी में क्या होता है कि जो गंगा नदी का क्षेत्र है, जो रामगंगा नदी के आसपास का क्षेत्र है, इसको रोहिलखंड के मैदान के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद कुछ जो घाघरा नदी का क्षेत्र आता है उसको अवध के मैदान के नाम से जाना जाता है। तो अवध के मैदान का जो संबंध होगा वो किसके साथ होगा? घाघरा नदी के साथ होगा, क्योंकि अवध का मैदान यूपी में, देखो वैसे भी निकाल सकते हैं, अवध का मैदान यूपी में है तो यमुना नदी का नहीं बनेगा, ये अवध में घाघरा नदी का संगम बनेगा। रचना दोआब किन दो नदियों के बीच में स्थित है? अब देखो जैसे ही रचना शब्द आता है तो रचना दो शब्दों से आप निकाल सकते हो। पहले रा से निकाल सकते हो रावी नदी, और फिर CHN से निकाल सकते हो चिनाब नदी। तो नाम से क्लियर हो जाता है कि ये रावी और चिनाब के बीच में स्थित है। तो यहां से क्लियर हो जाता है कि ये रावी और चिनाब के, जैसे यहां से CH और J निकालोगे तो यहां पर आपका छेज दोआब बन जाएगा। क्लियर? तो सारे के सारे दोआब जो है वो आपको इनके नाम से ही याद हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया? तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है? गोदावरी नदी। और कई बार यहां से क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। तो ये गोदावरी नदी आपकी इस दिशा में बहती है और इसको कहते हैं पूर्ववर्ती नदी, सॉरी पूर्वी वाहिनी नदी। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि कौन सी नदी पूर्वी वाहिनी नदियों में सबसे लंबी नदी है? और इधर जो नदी प्रवाहित होती है उसको कहते हैं नर्मदा। इस नदी को कहा जाता है पश्चिमी वाहिनी। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि अगर गोदावरी ऑप्शन में दिया हुआ है और ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी वाहिनी सबसे लंबी नदी है, तो वो आंसर फिर आपका नर्मदा नदी पर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिमालय में निम्नलिखित घाटियों में किस शिपकिला दर्रा अवस्थित है?
तो शिपकिला दर्रा क्या है? तो भारत में जब आप देखेंगे मैप पे, तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर वाला जो बेल्ट है, तो यहां से सतलुज नदी निकलती है और हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो जब ये सतलुज नदी तिब्बत के पठार से निकलने के बाद भारत में प्रवेश करती है और भारत में हिमालय श्रृंखला को जब ये क्रॉस करती है, तो जिस दर्रे से क्रॉस करती है वो कौन सा है? शिपकिला दर्रा। तो क्वेश्चन आएगा कि सतलुज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो शिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है आपकी कौन सी नदी? सतलुज नदी। क्लियर हो गया यहां तक? अगला क्वेश्चन क्या है? सिंधु जल संधि 1960 के अनुसार भारत सिंधु नदी का कितना जल उपयोग कर सकता है? ये तो फैक्चुअल चीजें आप जानते हैं कि भारत को केवल अधिकार है कि वो 20% सिंधु जल समझौते के तहत नदियों का पानी यूज कर सकता है। अगर इस पूरे सिंधु तंत्र के अंदर देखें, देखो एक तंत्र जरूर समझ लेना इससे, जब तक ये तंत्र नहीं समझोगे तब तक समझ में नहीं आता। तो प्रमुख नदी आपकी सिंधु नदी, सिंधु के बाद जो प्रमुख नदी आती है वो है आपकी चिनाब नदी, चिनाब से मिलने वाली सबसे जो प्रमुख नदी है वो है आपकी झेलम नदी, और झेलम के बाद फिर सबसे प्रमुख नदी मिलती है रावी, और रावी के बाद मिलती है ब्यास, और ब्यास के नीचे मिलती है सतलुज। तो ये इस तरीके से पूरी की पूरी नदियों का तंत्र बनता है। अब इसमें क्या होता है कि जो सिंधु नदी एग्रीमेंट हुआ है, तो वो सिंधु नदी के 20% पानी को भारत यूज कर सकता है, लेकिन अब इस तंत्र के तहत इसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है। ये जो ऊपर की 3 नदियां हैं इनको पश्चिमी नदियां कहा जाता है, पश्चिमी नदियां कहा जाता है, और ये जो नदियां हैं इधर की साइड की इनको पूर्वी नदियां कहा जाता है। तो पश्चिमी नदियों पर अधिकार बनाने का या कोई भी कार्य करने का जो अधिकार है वो पाकिस्तान को रहता है, और पूर्वी नदियों पर जो राइट है वो पूरी तरीके से भारत का रहता है। तो ये सिंधु नदी का पूरा समझौता है, जिसमें आपकी 3 नदियां पश्चिमी वाहिनी है, जिसमें आपकी सिंधु नदी, झेलम नदी और चेनाब नदी ये पश्चिमी वाहिनी में आती हैं। रावी नदी, सतलुज नदी और ब्यास नदी ये पूर्वी वाहिनी में आती हैं। तो ये 19 सितंबर 1960 को साइन हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान में वर्ल्ड बैंक की सहायता से साइन किया गया था। ईस्टर्न रिवर के अंदर रावी, ब्यास और सतलुज आती है, वेस्टर्न रिवर के अंदर इंडस, झेलम और आती है, और इस शर्त के अनुसार भारत 20% पानी का क्या है? यूज कर सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है? सबसे गहरी नदी घाटी पाई जाती है। तो भारत में सबसे ऊंचा डैम और सबसे गहरी नदी पर ही बना हुआ है। तो भारत की सबसे गहरी जो नदी घाटी है वो कौन सी है? भागीरथी और अलकनंदा घाटियां सबसे, और इसी भागीरथी नदी पर ही सबसे ऊंचा डैम टिहरी बांध भी बना हुआ। तो सोचो गहरी नदी पर ही क्या बना हुआ? सबसे ऊंचा डैम। तो गहरी और ऊंचा दोनों एक साथ याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है, काली सिंध नदी किस नदी की सहायक नदी नहीं है? तो काली सिंध किसकी सहायक नदी हो सकती है? एक है नदी, देखो एक नदी है काली नदी, एक नदी है सिंध नदी जिसको सिंधु बोल दिया जाता है, और एक नदी है आपकी काली सिंध। तो ये 3 नाम की नदियां आपको मिलती हैं। एक आपको मिलेगी केवल काली नदी, एक मिलेगी आपको सिंध नदी, और एक मिलेगी आपको सिंधु नदी, और एक नदी मिलेगी आपको, ठीक है इसको केवल सिंध लिखना है, सिंध नदी, और एक मिलेगी आपको सिंधु नदी, और एक मिलेगी काली सिंध। ये सारे नाम अलग अलग है। यहाँ पर सिंधु नदी की बात करें तो ये हिमालय क्षेत्र की सबसे प्रमुख नदी है। सिंध नदी की बात करें तो ये मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी है, ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश की सहायक नदी है जो यमुना से जाकर मिलती है। और काली नदी आप जानते हैं कि ये नेपाल की प्रमुख नदी है जो बाद में उत्तराखंड और यूपी में प्रवेश करती है और गंगा नदी से जाकर मिल जाती है। काली सिंध की अगर हम बात करेंगे तो काली सिंध जो नदी है, तो काली सिंध यहाँ पर यमुना नदी तंत्र से संबंधित है। डायरेक्टली ये काली सिंध भी यमुना से संबंधित नहीं है। एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है कि जो गंगा नदी है, जो हमारा गंगा नदी का तंत्र है, और इसी गंगा नदी से तंत्र जुड़ता है आकर किसका? यमुना का। तो गंगा नदी की सहायक नदी है यमुना, फिर यमुना की एक सबसे बड़ी सहायक नदी मिलती है जिसको कहते हैं चंबल। यमुना की सहायक नदी क्या मिलेगी? चंबल। उसके बाद यमुना से मिलती है सिंध, ठीक है, फिर यमुना से मिलती है बेतवा। तो चंबल, सिंध, बेतवा ये सब मध्य प्रदेश की नदियां हैं जो यमुना नदी से मिलती हैं। अब चंबल नदी की अगर हम बात करेंगे तो चंबल नदी से ही इंदौर से एक नदी निकल कर आती है जिसको कहते हैं शिप्रा, और फिर यहाँ पर एक नदी और मिलती है जिसको कहते हैं पार्वती,
और फिर एक नदी और मिलती है जिसको कहते हैं काली सिंध। तो यहाँ पर काली सिंध एक तरीके से चंबल से जाकर मिलती है और चंबल जाकर यमुना से मिल जाती है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या आ सकता है, यमुना नदी हम आंसर लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, कौन सी पूर्ववर्ती नदी नहीं है, विच ऑफ एनी स्टैंड रिवर, तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना या सोन। तो देखो यहां पर यमुना ऑप्शनल रहता है कि यमुना को हम रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते। अगर आपके ऑप्शन में गंगा ऑप्शन दिया है, अगर यही ऑप्शन अगर इस तरीके से होता, ऑप्शन में गंगा होता, ब्रह्मपुत्र होता और सिंधु होता और यमुना होता, तो यहां पर हम यमुना को एलिमिनेट कर सकते थे। लेकिन यहां पर एक सोन नदी दी हुई है जो प्रायद्वीप की नदी है, तो जो प्रायद्वीप की नदी है, तो अब हमें इसमें से क्या हटाना पड़ेगा, सोन नदी को हटाना पड़ेगा। तो हर चीज ऑप्शन पर डिपेंड करती है कि हमारा ऑप्शन क्या, जिस तरीके का ऑप्शन होगा उसी तरीके से आंसर आएगा। क्लियर हुआ यहां तक। अगला क्वेश्चन क्या, ब्रह्मपुत्र नदी तीस्ता नदी में शामिल होने के बाद किस नदी के नाम से जानी जाती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है वो तिब्बत के पठार से होगा। तो तिब्बत के पठार के जो मानसरोवर वाला क्षेत्र है, राकसताल, मानसरोवर, तो यहां से ये नदी निकलकर आती है। जब ये नदी तिब्बत में, सबसे पहले तिब्बत में, फिर ये नदी अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश से असम और फिर ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो जब ये नदी यहाँ पर तिब्बत में प्रवाहित होती है, तिब्बत या चाइना में, इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। तो तिब्बत में इसको क्या कहा जाता है, सांगपो कहा जाता है। जब ये नदी अरुणाचल प्रदेश में जाती है तो इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। और जब ये नदी असम राज्य में प्रवेश करती है तो रियल में यहाँ पर इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। और यही नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और बांग्लादेश में इससे एक नदी मिलती है सिक्किम से आकर, जिसको कहते हैं तीस्ता नदी, जो सिक्किम से निकलती है और वेस्ट बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में मिल जाती है। और इसके मिलने के बाद इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, जमुना। और इस साइड से जो गंगा नदी आकर इसमें मिलती है, तो गंगा नदी को यहाँ पर पद्मा के नाम से जाना जाता है। ये दो नाम हैं, तो गंगा नदी को हम पद्मा के नाम से जानते हैं और ब्रह्मपुत्र नदी को हम जमुना के नाम से जानते हैं। और इसी गंगा और यमुना की जो संयुक्त धारा आगे प्रवाहित होती, इसको मेघना के नाम से जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है, मेघना के नाम से। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, तो पद्मा गंगा का नाम है और मेघना गंगा और पद्मा और जमुना की जो संयुक्त धारा है उसको मेघना के नाम से जाना जाता है। दिहांग आपको बता ही दिया है कि दिहांग किसे कहा जाता है। और ब्रह्मपुत्र भी कई बार पूछा जाता है कि यहाँ पर एक जगह मिलती है जिसको कहते हैं सादिया, तो सादिया के आगे यहाँ पर एक जगह मिलती है जिसको कहते हैं दुबरी। तो असम राज्य के अंदर सादिया से लेकर दुबरी तक की पट्टी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी सिंधु की एकमात्र सहायक नदी नहीं है, सिंधु की एकमात्र सहायक नदी नहीं है। तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, तो सिंधु की सहायक नदी कौन सी नहीं है। तो सिंधु की सहायक नदी देखेंगे तो झेलम, चिनाब, सतलुज, ये सब सिंधु की सहायक नदी है। इंद्रावती की अगर हम बात करेंगे तो ये गोदावरी की सहायक नदी, उड़ीसा छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी है इंद्रावती, जो गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी है। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, तो यहां पर ये हम नॉर्मली जानते हैं कि जो नदियां पूरब में बहेंगी, ये नदियां पूरब की ओर बहती हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। जैसे गोदावरी भी इस तरफ बहती है, कृष्णा भी यहाँ बहती है और कावेरी भी इधर बहती है। ठीक है, तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी सबका मुहाना बंगाल की खाड़ी में है। नर्मदा नदी जो भ्रंश घाटी में बहती है, 1312 किलोमीटर लंबी नदी, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है जो अरब सागर के अंदर जाकर खंबात की खाड़ी के अंदर अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, उद्गम कहां से होता है, अमरकंटक के पठार से होता है। अगला क्वेश्चन क्या होगा, विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर इज नोन एज द सोर ऑफ बिहार, किससे बिहार का शोक कहा जाता है। तो बिहार के शोक के नाम से किसे जाना जाता है, कोसी नदी को। दामोदर नदी को झारखंड या बंगाल का शोक भी बोल देते हैं, इसको बंगाल का शोक भी बोल देते हैं। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर हैज बोथ इट्स ओरिजिन एंड माउथ विद इन इंडिया रिपब्लिक, तो कौन सी नदी है जिसका उद्गम भी भारत में है और जिसका मुहाना भी भारत में है। जैसे गोदावरी नदी की बात करेंगे तो गोदावरी का जो उद्गम है ये नासिक से होता है महाराष्ट्र में,
और इसका जो मुहाना है, उद्गम के बाद जो मुहाना है, ये आपका मुहाना जो है ये आंध्र प्रदेश में मिलेगा, ये महाराष्ट्र में है, और मुहाना आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में है। तो वैसे तो आंसर हमारा यहीं से निकल आया है, ये है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम अगर आप देखेंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है वो तिब्बत से होता है, मुहाना बंगाल की खाड़ी में, ये भी मतलब ये तीनों नदियां एक ही जगह से निकल कर आती हैं, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और तीस्ता नदियां। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण, द ब्रह्मपुत्र रिवर इज द हिमालय इज एन एग्जांपल ऑफ। तो ब्रह्मपुत्र नदी हम पहले भी पढ़ चुके हैं इस चीज के बारे में कि ये सारी की सारी पूर्ववर्ती नदियों के उदाहरण है जो हिमालय की उत्पत्ति से पहले निकली थी। तो ये आंसर आ जाएगा आपका पूर्ववर्ती नदी। अध्यारोपित नदी के अंदर देखेंगे तो चंबल नदी अध्यारोपित का सबसे बेस्ट एग्जांपल हमें देखने को मिलता। सुपर इंटरेस्टिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट का मतलब क्या होता है, कौन सा सही नहीं है, यानी कि आपको रॉन्ग स्टेटमेंट को निकालना, गलत स्टेटमेंट को देखना है। तो तीस्ता गंगा की सहायक नदी है, तीस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, जब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तीस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। उकाई बांध परियोजना ताप्ती नदी पर बना हुआ है, तो उकाई परियोजना गुजरात में ताप्ती नदी पर स्थित है। दून क्या है, ये एक घाटियां है जो उत्तराखंड के अंदर शिवालिक और जो लघु हिमालय है उन श्रेणियों के मध्य मिलती है। कोरोमंडल तटीय मैदान मालाबार तटीय मैदान से अधिक चौड़ा है, ये हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, जैसे स्टेटमेंट दिया है तो सही होगा। कौन सा सही नहीं है, तो तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ना कि गंगा की सहायक। अगला क्वेश्चन दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंसिडेंट रिवर। कौन सी पूर्ववर्ती नदी नहीं है, ये मैंने इतने करा दिए हैं। तो सतलुज को पूर्ववर्ती नदी में रखेंगे, कोसी को भी रखेंगे, तीस्ता को, ब्यास को नहीं रखेंगे क्योंकि ब्यास का उद्गम हिमाचल प्रदेश में रोहतांग जिले के पास, रोहतांग की श्रेणियों से या रोहतांग दर्रे के पास होता है। कौन सा नदी बेसिन किसकी वार्षिक जल लब्धि अधिकतम है, तो किसमें वाटर अवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा मिलती है, तो वो ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर मिलती है। तो जो वाटर कैपेसिटी देखा जाए या वाटर अवेलेबिलिटी देखा जाए तो वो गंगा नदी से ज्यादा कहाँ मिलती है, हमें ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर मिलती है। तो यहाँ पर देखेंगे तो गंगा नदी का 46,000 दिया हुआ है, ब्रह्मपुत्र का 62,000, यहाँ पर 79 और यहाँ पर 11,000। सिंधु का देखा, सॉरी 79 आपका सिंधु का आएगा। सिंधु नदी कर लेना, इसमें सिंधु नदी ऑप्शन में दिया, ब्रह्मपुत्र की जगह आप सिंधु करना। तो सबसे बड़ा जो जल लब्धता है वो सिंधु नदी के अंदर आपको मिलेगी। ये क्लियर सही तो था, ये जीरो नहीं है इसमें। हाँ, ब्रह्मपुत्र ही आएगा 62,000, 6,27,000, ये केवल 79500 है। इसका सही आंसर आपको सिंधु ही करना है, ब्रह्मपुत्र ही लगाना, बी आंसर आएगा। कौन सी नदियों में एक लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य में प्रवाहित हो। तो पहले अगर आप श्रेणियों को देखोगे तो सबसे ऊपर एक श्रेणी आपको मिलती है बेटा, जिसको कहा जाता है काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी के नीचे जाएंगे तो एक श्रेणी आपको मिलती है लद्दाख श्रेणी, और लद्दाख के नीचे फिर एक श्रेणी मिलती है जिसको कहा जाता है जास्कर श्रेणी। ये 3 श्रेणियां मिलती है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। इसके बाद जो है वो बृहद हिमालय की श्रेणियां स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाता है, बृहद हिमालय। बृहद हिमालय के नीचे यहाँ पर आपको पीर पंजाल, लघु हिमालय की श्रेणी मिलती है, पीर पंजाल श्रेणी। ये जम्मू कश्मीर के अंदर पूरी श्रेणियों का क्रम है। यहाँ पर कुछ नदियां आपसे पूछी जाती हैं, जैसे यहाँ पर देखा जाए कि जास्कर और यहाँ पर एक नदी प्रवाहित होती है जो इस डायरेक्शन में जाती है, जिसको कहा जाता है इंडस रिवर, यानी कि सिंधु नदी। तो सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में, और यहीं पर काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के बीच में एक सिंधु की सहायक नदी प्रवाहित होती है जिसको कहा जाता है नुब्रा नदी। तो यहाँ पर आंसर आएगा हमारा सिंधु नदी। तो सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच में स्थित है। और यहाँ पर जो नदी प्रवाहित होती है वो है आपकी झेलम नदी। तो झेलम नदी जो है वो जास्कर श्रेणी और लघु बृहद हिमालय
और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में स्थित है। अगर ब्राद हिमालय को हटा देंगे तो जास्कर और पीर पंजाल इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सारा डेटा पढ़ लेना। यमुना नदी दिल्ली और आगरा के मध्य मृत नदी है। यमुना सतत वाहिनी नदी है। तो दिल्ली और आगरा के बीच में मृत नदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक पूरी तरीके से एक नाले में कन्वर्ट हो चुकी है, एक गंदा नाला बन चुकी है, यानी कि इमेज में इसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। यमुना नदी सतत वाहिनी नदी नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। तो यमुना नदी को भी पानी कहां से मिलता है? ग्लेशियर से मिलता है। और ऐसी नदियां जो ग्लेशियर से पानी प्राप्त करती है, तो ऐसी नदियों को हम सतत वाहिनी नदियां कहते हैं। इसका मतलब ए स्टेटमेंट सही है, लेकिन सी स्टेटमेंट जो है हमारा आर जो दिया हुआ है वो बिल्कुल गलत है। गंगा नदी नौ परिवहन हेतु उपयुक्त नहीं है। नदी के जल प्रसरण में अत्यधिक गड़बड़ होती है। तो क्योंकि यहाँ पर जैसे आप क्योंकि लगाएंगे तो ये स्टेटमेंट आ जाएगा, क्योंकि गंगा नदी नौ परिवहन के उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इसका जल स्तर कम ज्यादा होता रहता है। इसलिए सही आंसर आएगा ए और आर दोनों कथन सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऐसा नहीं कि गंगा नदी में नौ वहन नहीं है, फरक्का के बाद इसमें नौ वहन एक अलग तंत्र के रूप में मिलता है, लेकिन वास्तविक नौ वहन इसमें आपको नहीं मिलेगा। हिमालय पार से निकलने वाली नदियां कौन सी है? तो वो तीन नदियां आप जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी, सतलुज नदी और सिंधु नदी, जिनको पूर्ववर्ती नदियां कहा जाता है। तीनों नदियों का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से होता है। नदी जो भारत नेपाल के मध्य सीमा बनाती है, तो जैसे ही नेपाल आ गया तो नेपाल की प्रमुख नदी जो होगी वो कोसी नदी है, और यही कोसी नदी काली नदी आंसर बताना है। तो इसमें जो आंसर आएगा वो कौन सी है? काली नदी। और यही काली नदी इसको अरुण नदी के नाम से भी जाना जाता है नेपाल में। जब भारत में यानी कि उत्तराखंड में प्रवेश करती है, और उत्तराखंड के बाद जब ये यूपी में जाएगी, और यूपी में इसी नदी को शारदा के नाम से जाना जाता है, और ये शारदा आगे जाकर घाघरा में मिल जाती है, और घाघरा जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। इस तरीके से आपको गंगा नदी मिलेगी, और गंगा नदी से मिलती भी मिलेगी आपको घाघरा नदी, और इसी घाघरा नदी से आकर मिल जाती है काली नदी, और इसी काली नदी को यूपी में शारदा के नाम से जाना। अगला क्वेश्चन क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार की नदी का उदाहरण है? ये तो बहुत रिपीट कर चुके हम कि ये पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण। कौन सी नदी गंगा के बाएं तट किनारे पर नहीं मिलती? तो किसी भी नदी का जब हमें बायां या दायां निकालना होता है, तो वो देखना होता है कि नदी का डायरेक्शन क्या है। ये नदी पश्चिम से पूर्व दिशा में यानी कि बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना मुहाना बनाती है। उत्तराखंड से इस नदी का उद्गम होता है। अब ये नदी अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो ये इस नदी का लेफ्ट हैंड कहलाएगा, और ये नदी का राइट हैंड कहलाएगा। तो अपने हैंड के अकॉर्डिंग ये लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड। तो क्वेश्चन क्या पूछा बेटा आपसे कि कौन सी नदी गंगा के बाएं, बायां मतलब होता है लेफ्ट, तो कौन सी लेफ्ट में नहीं मिलती? तो लेफ्ट से मिलने वाली कुछ प्रमुख नदियों को अगर आप देखें यहाँ, तो लेफ्ट से मिलने वाली कुछ नदियों को यहाँ पर आप याद रख सकते हैं। रामगंगा, गोमती, घाघरा, फिर उसके बाद गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा। मैं नाम लिख दे रहा हूँ सभी की। ये नदी है आपकी महानंदा, सबसे लास्ट में, और सबसे पहली जो नदी मिलती है उसको कहते हैं रामगंगा। तो यहाँ पर रामगंगा, और मैदानी क्षेत्रों में मिलने वाली एकमात्र नदी गोमती। फिर उत्तराखंड नेपाल की तरफ से आती है घाघरा, घाघरा के बाद गंडक, गंडक के बाद बूढ़ी गंडक, और बूढ़ी गंडक के बाद बिहार में कोसी, और फिर महानंदा। तो ये सारी की सारी जो सहायक नदियां, ये लेफ्ट की साइड, राइट की तरफ से मिलने वाली सहायक नदियों में देखोगे तो सबसे बड़ी जो राइट में नदी मिलती है वो नदी मिलती है आपको यहाँ पर कौन सी? यमुना नदी। तो इससे मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी। यमुना के बाद जो मिलती है इससे, तो मध्य प्रदेश की तरफ से दो नदियां आकर इससे मिलती हैं। एक आपको मिलती है टोंस नदी, और एक नदी मिलती है सोन। और फिर यमुना से भी यहाँ पर याद रखना दो नदियां मिलती हैं, एक आपको गिरी नदी मिलेगी, और एक आपको यहाँ पर टोंस नदी। तो टोंस यमुना की भी सहायक नदी, और टोंस यहाँ पर गंगा की। ये जो टोंस नदी है ये मध्य प्रदेश से संबंधित, और ये जो टोंस नदी है ये उत्तराखंड से संबंधित। फिर यमुना से मध्य प्रदेश की तरफ से मिल जाती है आपको चंबल नदी, चंबल के बाद फिर सिंध नदी, सिंध के बाद फिर बेतवा, और बेतवा के बाद फिर केन।
तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन सब यमुना से मिलती है, यमुना गंगा से मिलती है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, कौन सी बाएं तट की नदी नहीं है? तो यहां पर देखेंगे तो गोमती, घाघरा, यमुना और ताप्ती। ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा गलत है वैसे। तो इट इज नॉट ए गंगा ऑन द लेफ्ट बैंक, तो ये गंगा के लेफ्ट बैंक की नदी है, यमुना इसके राइट बैंक की नदी है। तो यहाँ पर आंसर हमारा यमुना आना चाहिए था, क्योंकि ये राइट हैंड की नदी है। लेकिन यहाँ पर ताप्ती भी ऑप्शन में दिया है, तो ताप्ती का इस तंत्र से कोई भी लेना देना नहीं है, तो इसलिए हम इसमें अभी आंसर डी लगा सकते हैं। वैसे सी आंसर भी इसका बिल्कुल सही है। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो डिस्प्यूट वाले क्वेश्चन होते हैं। तो ताप्ती, यमुना कहीं ना कहीं इस तंत्र से तो जुड़ा हुआ है, ताप्ती का तो इस तंत्र से कोई लेना देना नहीं, इसलिए ताप्ती ज्यादा बेस्ट है। कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? दामोदर गंगा की सहायक नदी है। तो दामोदर नदी की अगर हम बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जो गंगा नदी है, जब ये पश्चिम बंगाल में जाती है तो ये दो शाखाओं में विभाजित होती है। एक शाखा बांग्लादेश में चली जाती है, जिसको पद्मा के नाम से जाना जाता है, और एक शाखा पश्चिम बंगाल में आ जाती है, जिसको हुगली के नाम से जाना जाता है। ये हुगली गंगा की क्या है, एक वितरिका है, यानी इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है। और इसी हुगली से यहाँ पर मिलती है आपको कौन सी नदी? दामोदर नदी। तो दामोदर नदी, और दामोदर की एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी याद रखना, सहायक नदी है दामोदर की, जिसको कहते हैं बराकर नदी। क्योंकि यहाँ पर जो आपको बराकर नदी मिलती है, और इसी गंगा नदी से जब ये मेघना बन जाएगी आगे जाकर, इसी से एक नदी मिलती है मणिपुर की तरफ से आकर, बराक नदी। तो मणिपुर की सहायक नदी का नाम क्या है? मणिपुर की नदी है बराक, और उत्तराखंड की सहायक नदी है बराकर। क्योंकि बराक और बराकर में हमेशा कंफ्यूजन हो सकता है। तो दामोदर को क्या पूछा, कौन सा सत्य? ये तो सही नहीं होगा। दामोदर हुगली की सहायक नदी है, ये सही है। दामोदर कोलकाता नगर के पूर्व में बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और दामोदर कोलकाता नगर के पश्चिम में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो दामोदर पहली चीज है कि बंगाल की खाड़ी यहाँ पर, तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती नहीं है, बल्कि इस हुगली नदी से जाकर मिल जाती है। तो ये सारे स्टेटमेंट गलत है। तो केवल बी स्टेटमेंट सही है कि दामोदर हुगली की सहायक नदी है, जो छोटा नागपुर पठार यानी कि झारखंड राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, जिसको जैविक नदी के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित नदी समूह में किस समूह का स्रोत बुराद हिमालय में मानसरोवर झील के पास से होता है? ये तो कई बार हम कर चुके हैं। ये तीन नदियां एक साथ मिलती है, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलुज। ये सिंपल क्वेश्चन। भारत की निम्न नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है? ये भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं, लास्ट टाइम भी कर चुके हैं। दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, जो छोटा नागपुर पठार। तो यहाँ पर आपको छोटा नागपुर पठार मिलेगा झारखंड में, यहाँ पर बीचों बीच आपको मिलेगी दामोदर नदी। तो दामोदर नदी झारखंड से आएगी, वेस्ट बंगाल में जाकर किस नदी के साथ मिल जाएगी? हुगली नदी के साथ मिल जाएगी। और इसी के ऊपर नदी जो आती है वो है आपकी गंगा नदी, और ये गंगा नदी बांग्लादेश में जाकर किस नाम से जानी जाती है? पद्मा के नाम से जानी जाती है। और इसी दामोदर की एक सहायक नदी है, जिसको कहते हैं बराकर नदी। ये काफी ज्यादा इंपोर्टेंट नदी। और इसी के ऊपर आपको इसी के नीचे एक नदी और मिलती है झारखंड के अंदर ही, जो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरेगी। इस नदी को कहा जाता है स्वर्ण रेखा, जो एक स्वतंत्र रेखा, स्वर्ण रेखा। और ये झारखंड जो रांची शहर है, वो इसी स्वर्ण रेखा नदी पर ही बना हुआ है। नदी पर रांची के पास में ही एक कुंडुरु जलप्रपात भी बना। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन, कौन सा युग्म सही है? तो पंजाब हिमालय, सतलुज नदी, कुमायूं हिमालय, सिंधु नदी, नेपाल हिमालय, काली नदी, असम। तो असम हिमालय से ब्रह्मपुत्र नदी का संबंध हो सकता है, स्टेटमेंट सही है। नेपाल हिमालय से काली नदी का विभाजन होता है। पंजाब सतलुज हिमालय से विभाजित होती है सिंधु और कुमायूं। कुमायूं हिमालय उत्तराखंड में, सिंधु हिमालय जम्मू कश्मीर में है। और बी आंसर हमारा क्या है? एक मिनट, कुछ अलग ही कहानी चलिए, कुछ अलग कहानी चलिए। कौन सा युग्म सही है? पंजाब हिमालय सही नहीं होना चाहिए था मेरे हिसाब से। सतलुज नदी, पंजाब हिमालय, कुमायूं, सिंधु नदी, ये भी गलत होगा। अगर इसको गलत करते हैं तो फिर ये भी गलत होगा। असम, नेपाल हिमालय, काली नदी, तो नहीं, मेरे हिसाब से नहीं कर लेना इसको, तो ये ज्यादा सेट हो जाएगा। ये आंसर कर लेना बी।
कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश के रास्ते होकर नहीं बहती? यहां पर याद रखना नहीं लिखा हुआ है, कौन सी हिमाचल प्रदेश में नहीं बहती। झेलम नदी का जो ब्यास नदी है, चिनाब नदी है, तो चिनाब नदी का उद्गम ही, चिनाब नदी का उद्गम ही दो नदियों के नाम से होता है। हिमाचल प्रदेश में बारह लाचला जो दर्रा है, हिमाचल प्रदेश में बारह लाचला दर्रे के पास से चंद्र और भागा, ये दो नदियां हैं। दोनों नदियां मिलने के बाद क्या बनाती है? चिनाब नदी का निर्माण। ये हिमाचल प्रदेश से जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। चिनाब नदी से ही यहाँ पर आपको रावी नदी मिलेगी। तो रावी नदी का उद्गम भी हिमाचल प्रदेश से रोहतांग के पास से, उसके बाद रावी दिया, चिनाब दिया, ब्यास नदी का उद्गम भी हिमाचल प्रदेश से होता है, और जो आगे जाकर फिर सतलुज नदी से जाकर मिलता है। चिनाब की एक सहायक नदी मिलती है जिसको कहते हैं झेलम, जो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग और बेरीनाग क्षेत्र मिलता है, वहां से निकलता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा झेलम। कश्मीर की घाटी हिमालय की एकमात्र समतल पट्टी है। इस समतल मैदान का निर्माण किस नदी के द्वारा किया? तो कश्मीर घाटी आपको कहाँ मिलेगी? तो कश्मीर घाटी का निर्माण पूरी तरीके से झेलम नदी के द्वारा दिया गया है। और जो झेलम नदी है ये आपको बृहद हिमालय के नीचे जो पीर पंजाल श्रेणी है, बृहद हिमालय के नीचे एक श्रेणी मिलेगी जिसको कहते हैं पीर पंजाल, और इसी पीर पंजाल श्रेणी के अंदर जो नदी प्रवाहित होती है उस नदी को कहा जाता है झेलम नदी। और इसी झेलम नदी के मैदानी क्षेत्र में जो निक्षेप हुआ है यहाँ पर, उसी निक्षेप से एक समतल मैदान का निर्माण हुआ। इसी समतल मैदान को कश्मीर घाटी के नाम से जाना जाता है। और ये जो निक्षेप है, इस निक्षेप को करेवा के नाम से जाना जाता है। इसको क्या कहा जाता है? करेवा निक्षेप, जो यहाँ पर केसर की खेती के लिए काफी ज्यादा। अगला क्वेश्चन क्या है? कुछ लिस्ट दी हुई है, उनको सीमाबंद करने वाली नदियां दी हुई। तो यहाँ पर कुमायूं हिमालय दिया हुआ है, तो सिंधु नदी से सतलुज, नेपाल काली से तीस्ता, पंजाब तीस्ता से ब्रह्मपुत्र, और असम सतलुज से काली नदी। तो यहाँ पर आपको देखना है कि सबसे पहले पंजाब हिमालय कहाँ मिलेगा? तो सिंधु नदी से लेकर सतलुज नदी के बीच में जो हिमालय मिलता है वो आपको पंजाब हिमालय मिलेगा, यानी कि सी का आंसर होगा हमारे पास 1। और सिंधु से सतलुज और सतलुज से लेकर काली नदी तक, सतलुज से लेकर काली नदी तक जो आपको मिलेगा वो कुमायूं हिमालय में, ये हो जाएगा आपका 4। और नेपाल हिमालय फिर काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक आपको क्या मिलेगा? और फिर असम में तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र तक ये मिलेगा। तो 2 3 2 4 2 1 3, तो 4 2 1 3, तो 4 2 1 3, तो डी आंसर आता है। इस पूरे पैटर्न को अगर आप समझोगे, इस पूरे पैटर्न को अगर समझा जाए, ये पूरे का पूरा हिमालय है। इस हिमालय के प्रादेशिक विभाजन में नदियों की महत्वपूर्ण भूमिका। इसमें सबसे जो पश्चिम में नदी प्रवाहित होती है वो है सिंधु नदी, यानी कि हिमालय का जो विस्तार है वो सिंधु नदी से लेकर पूरब में दिहांग या ब्रह्मपुत्र नदी तक मिलता है। ठीक है, इसको दिहांग भी बोला था। तो पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूरब में 2400 किलोमीटर की लंबी रेखा दिहांग नदी तक के क्षेत्र को बृहद हिमालय के नाम से जाना। अब इसमें कई विभाजन मिलते हैं। सिंधु नदी के बाद एक नदी यहाँ पर मिलती है जिसको कहा जाता है सतलज नदी। तो सिंधु नदी से सतलज नदी का एक विभाजन होता है। फिर यहाँ पर एक नदी मिलती है जिसको कहा जाता है काली नदी, और काली के बाद एक नदी मिलती है जिसको कहा जाता है तीस्ता। अब यहाँ पर हिमालय को कई भागों में डिवाइड कर दिया। जैसे यहाँ पर जो हिमालय है उसको मुख्यतः पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये पूरे का पूरा बेल्ट पंजाब हिमालय का, पंजाब हिमालय के ऊपरी भाग को ही कश्मीर हिमालय के नाम से, और निचले वाले भाग को हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलुज से काली नदी तक जो आता है वो पूरे का पूरा आपका बेटा कुमायूं हिमालय का क्षेत्र आता है। काली से तीस्ता तक का पूरे का पूरा नेपाल हिमालय, और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र तक के क्षेत्र को असम हिमालय या नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय या पूर्वी हिमालय के नाम से, ईस्टर्न हिमालय के नाम से जाना। अगला क्वेश्चन है, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पर, कश्मीर घाटी को सिंधु नदी घाटी से कौन सी नदी पृथक करती है? तो अभी हम स्टेटमेंट को पढ़ चुके थे कि कश्मीर घाटी कहां पर है। तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि आपको मिलेगा एक बृहद हिमालय,
यहाँ पर क्या मिलता है, बृहद हिमालय। और बृहद हिमालय के नीचे एक छोटी सी श्रेणी याद रखनी है, जिस श्रेणी को कहा जाता है पीर पंजाल। तो बृहद हिमालय के नीचे क्या मिलेगी, पीर पंजाल श्रेणी। और इसके ऊपर जो श्रेणियां मिलती हैं उसमें आपको मिलती है एक काराकोरम श्रेणी। काराकोरम के नीचे ही यहाँ पर आपको मिलती है एक लद्दाख श्रेणी। लद्दाख के नीचे मिलती है यहाँ पर जास्कर श्रेणी। तो यहाँ पर कुछ नदियां घाटियों को आप याद रखेंगे, मैं पहले भी करा चुका हूं कि यहाँ पर जो एक नदी प्रवाहित होती है वो है आपकी सिंधु नदी। तो लद्दाख और जास्कर के बीच में सिंधु नदी, और इसके बीच में जो सिंधु की एक सहायक नदी है वो है आपकी नुब्रा नदी। और ये बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में जो नदी प्रवाहित होती है वो है आपकी झेलम नदी। क्लियर हो गया, कौन सी नदी मिलती है यहाँ पर, झेलम नदी। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कश्मीर घाटी, क्योंकि इसी झेलम नदी की जो घाटी है, इसी झेलम नदी की घाटी को कश्मीर घाटी के नाम से जाना है। तो क्वेश्चन क्या है, कश्मीर घाटी को सिंधु घाटी, ये बीच में कौन सी नदी है, सिंधु नदी। तो ये सिंधु नदी की घाटी को क्या कहा जाएगा, सिंधु घाटी। तो सिंधु घाटी से कौन पृथक है, नीचे कश्मीर घाटी है, ऊपर सिंधु घाटी है। तो बीच में या तो आंसर जास्कर आना चाहिए या बृहद हिमालय आना चाहिए। तो जास्कर ऑप्शन में बेटा दिया नहीं है, तो यहाँ पर आंसर क्या लगा सकते हैं, बृहद हिमालय। तो बृहद हिमालय जास्कर सॉरी सिंधु घाटी को कश्मीर घाटी से अलग। राजस्थान नहर, इंदिरा गांधी जो नहर है, इसको कहां से निकाला गया, तो ये आप जानते हैं कि सतलुज और ब्यास नदी का जो संगम है, सतलुज नदी और ब्यास नदी का जो संगम है, ब्यास हरिके बैराज के नाम से जाना जाता है। जो ब्यास नदी है, ब्यास नदी जहां पर ये सतलुज नदी और ब्यास नदी मिलती है, यहीं पर एक बैराज बना हुआ है, हरिके बैराज। ये हरिके बैराज है, ये सतलुज और ब्यास नदी के संगम पर बना हुआ, और यहीं से जो नदी नहर निकाली गई है वो है आपकी इंदिरा गांधी नहर, जो राजस्थान के जिलों को सिंचित है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु और गंगा पूर्ववर्ती नदियां हैं। ये नदियां हिमालय पर्वत के अत्यंत सक्रिय एवं गहरी घाटियों से गुजरती है। तो सक्रिय घाटी से गुजरने के कारण इनको पूर्ववर्ती नदी नहीं कहा जा सकता, इसलिए दोनों स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन इनकी व्याख्या सही नहीं है। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। अगला क्वेश्चन है, चिनाब, ब्यास, गंगा और ब्रह्मपुत्र, सारी नदियों के बेटा यहाँ पर आपको उद्गम दिए हुए हैं। तो चिनाब नदी का उद्गम हम जानते हैं हिमाचल प्रदेश से होता है। तो हिमाचल प्रदेश में आपको कुल्लू की घाटियां मिल जाएंगी। तो ये आंसर हम हिमाचल प्रदेश लगा सकते हैं, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा 2 आएगा। ब्यास नदी का सॉरी तो चिनाब नदी का उद्गम जो है ये आपका बृहद हिमालय की, जो ब्यास नदी का था, ये हम हिमाचल की बात कर रहे थे। तो ब्यास नदी आपकी कुल्लू की पहाड़ियों से निकल कर आएगी। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री से होता है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम कैलाश से होता है। और चिनाब का उद्गम कहां से होगा, बृहद हिमालय की श्रेणियों से होगा। इसका मतलब सीधा सीधा मैच है, तो ए आंसर आ जाएगा 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन है फिर से, अब ये जो क्वेश्चन दिया ये कुछ पुरातन नाम दिए हुए जो नदियों के प्राचीन नाम, जैसे सतलुज नदी को शत्रुंजी के नाम से जाना जाता है, तो ये आपका पहला आंसर आ जाएगा 4। ब्रह्मपुत्र नदी को लोहित के नाम से जाना जाता है, तो ये आ जाएगा 2। इंडस नदी को हम सिंधु नदी के नाम से जानते हैं, ये 3 आ जाएगा। और झेलम को वितत्सा के नाम से जाना जाता है, तो 1 आ जाएगा। तो 4 2 1 3 3 1, तो 4 2 3 1 आपका बी बॉम्बे आंसर दिया। अगला बेटा क्वेश्चन क्या है, गोविंद सागर झील कहां पर स्थित है, कोसी भाखड़ा नांगल। तो भाखड़ा नांगल डैम का जो जलाशय है, भाखड़ा नांगल डैम का जो हिमाचल प्रदेश में जलाशय है, उसी जलाशय को गोविंद सागर के नाम से सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपका जो भाखड़ा नांगल डैम बना हुआ है, ये नांगल डैम के पीछे का जो जलाशय है, इसी को गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। और ये किस नदी पर स्थित है, सतलुज नदी पर। अगला है, तीस्ता नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। तो तीस्ता नदी का उद्गम जो है वो सिक्किम से होता है। सिक्किम से निकलने के बाद ये वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल से निकलने के बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और बांग्लादेश में इधर से आने वाली ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है, और इसी के बाद इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। तीस्ता नदी के बाद इसका नाम क्या होता है, जमुना। और जमुना इधर से आने वाली गंगा, जिसको पद्मा के नाम से जाना जाता है, इससे आकर मिल जाती है। और ये दोनों की जो संयुक्त धारा है वो मेघना के नाम से चलती है।
क्लियर हो गया। उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करेगी। तो इसका सही आंसर होगा डी, दिल्ली, यानी कि ब्रह्मपुत्र की ये प्रमुख सहायक नदी। इंडो ब्रह्म संकेत है एक प्राचीन प्रांत का। ये प्रांत तो है नहीं, नगर है नहीं, जनजाति है नहीं। तो इंडो ब्रह्म तंत्र का मतलब क्या है कि इंडो जो ब्रह्म क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो इंडस रिवर है, इंडस रिवर जो है, तो ये प्राचीन समय में क्या होता था, इंडस नदी और इधर से आने वाली ब्रह्मपुत्र नदी, ये दोनों नदियां आपस में मिल जाती, मिलने के बाद एक तंत्र बनाती थी जिसको हम इंडो ब्रह्म तंत्र के नाम से, इसको इंडो ब्रह्म के नाम से जाना। लेकिन कालांतर में क्या होता है कि यहाँ पर जो दिल्ली वाला बेल्ट है, दिल्ली बीच में उफान होता है और यहाँ पर दिल्ली कटक की उत्पत्ति होती है, दिल्ली रिज की उत्पत्ति होती है। जैसे दिल्ली रिज की उत्पत्ति होती तो इस नदी का जो फ्लो इस तरफ जा रहा था, वो फ्लो क्या होता है, यहाँ से डाइवर्ट होना स्टार्ट हो जाता है और ये पानी यहाँ से वापिस मुड़ने लगता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का पानी इधर नहीं जा पाए और उसी समय यहाँ पर क्या होता है, एक निमज्जन की प्रक्रिया होती है या धसान की प्रक्रिया कह सकते। तो यहाँ पर क्या होता है, धसान होता है जिसको आप मालदा गैप कहते हैं या राजमहल गारो गैप कहते हैं। तो जैसे ये गैप का निर्माण होता तो ये नदी का पानी जो बह आ रहा था, ये तंत्र आगे पानी नहीं ले जा पाएगा। तो जब आगे नहीं ले जा पाएगा, इसमें बहुत सारी नदियों का पानी मिलता था आके, अब ये तंत्र का पानी सेपरेट यहाँ से प्रवाहित होकर इस तरीके से चल देगा। तो ये ब्रह्म तंत्र बिल्कुल अलग हो जाएगा और सिंधु नदी का तंत्र यहाँ से अलग हो जाएगा और बीच में ये जो तंत्र नदियों का आ रहा था, इसी को हम गंगा यमुना तंत्र के नाम से जानते हैं। तो इंडो ब्रह्म तंत्र पहले एक तंत्र हुआ करता था और इस तंत्र के विभाजित होने से 3 बड़े तंत्रों का निर्माण हुआ, सिंधु तंत्र, गंगा यमुना तंत्र और ब्रह्मपुत्र तंत्र। तो इसका सही आ जाएगा एक नदी का तंत्र। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां किस दिशा में प्रवाहित होती है? तो नदियों की दिशा जो है वो ढाल पर डिपेंड करती है। तो पूरे प्रायद्वीपीय भारत का जो ढाल वो इस दिशा में मिलता है, तो पूरे प्रायद्वीपीय ढाल जो है वो पश्चिम से पूर्व दिशा में मिलता है। इसलिए यहाँ पर अधिकतर जो नदियां हैं, अगर आप देखोगे अधिकतर नदियां, जैसे यहाँ पर महानदी आपको मिल जाएगी, इसके नीचे यहाँ पर आपको गोदावरी नदी मिलेगी, फिर आपको कृष्णा नदी मिलेगी, कावेरी नदी मिलेगी। इसलिए प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां यानी कि ज्यादातर जो नदियां हैं वो पूर्व दिशा में प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। 2 अपवाद स्वरूप नदियां मिलती हैं, एक नर्मदा और उसके नीचे ताप्ती। तो नर्मदा और ताप्ती अपवाद स्वरूप उल्टी दिशा में प्रवाहित होती, जिसका कारण होता है भ्रंश घाटी। तो ये दोनों नदियां भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती, इस कारण ये ढाल के विपरीत हमें चलती हुई दिखाई देती हैं। तो ये नदियां हैं क्या प्रवाहित होती है किस दिशा में, पूर्व दिशा। पश्चिमी घाट में जोग फॉल किस नदी पर बना हुआ एक झरना है? तो जो जोग जलप्रपात है ये श्रावती नदी पर बना हुआ है। ये श्रावती नदी कहाँ मिलती है हमें? कर्नाटक के अंदर मिलती है। तो श्रावती नदी कर्नाटक में, जिसका उद्गम बाबा बुदान की कुंद्रेमुख की पहाड़ियों से होता है, जिसका उद्गम बाबा बुदान में कुंद्रेमुख की पहाड़ियों से होता है और इसी पर बना हुआ है श्रावती पर जोग जलप्रपात, और इसको गरसोप्पा जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं और इसको कई अभी जो नया नाम है महात्मा गांधी भी बोला जाता है। तो इस तरीके से आप इसके 3 नाम याद रख सकते हैं। भीमा और तुंगभद्रा किसकी सहायक नदियां हैं? कृष्णा, नर्मदा, साबरमती या पेन्नार? तो इसका सही आंसर आएगा कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की अगर हम बात करेंगे तो कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र से होगा, महाबलेश्वर की पहाड़ियों से। तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की पहाड़ियों से कृष्णा नदी का उद्गम होता है, यानी कि महाराष्ट्र के बिल्कुल दक्षिणी भूभाग से इस नदी का उद्गम होता है। महाराष्ट्र से निकलने के बाद ये नदी दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती है और महाराष्ट्र के बाद ये कर्नाटक राज्य में प्रवेश करती है और कर्नाटक के बाद फिर ये नदी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा से होते हुए पुनः आंध्र प्रदेश में आकर अपना मुहाना बनाती है। तो इसका जो मुहाना है वो बंगाल की खाड़ी में बनता है और ये किस राज्य में बनाती है? आंध्र प्रदेश के अंदर। नीचे वाला पूरा राज्य आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर जो राज्य मिलेगा इस दिशा में वो आपको ऊपर तेलंगाना मिलेगा और यहाँ पर जो राज्य मिलेगा पूरे का पूरा वो कर्नाटक मिलेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब इसी से एक नदी मिलती है जिसका नाम है भीमा नदी। तो भीमा नदी आपको इस साइड मिलेगी जो महाराष्ट्र से निकलकर आती है। तो भीमा नदी इसकी लेफ्ट हैंड की प्रमुख नदी है, या सबसे बड़ी नदी कह सकते हैं, लेफ्ट की सबसे बड़ी नदी।
और राइट साइड से जो सबसे बड़ी नदी मिलती है उसको कहते हैं तुंगभद्रा, जो दो नदियों से मिलकर बनती है तुंग और भद्रा। इसके अलावा इस नदी से कर्नाटक राज्य के अंदर घाट प्रभा नदी मिलती है और इससे यहां पर माल प्रभा नदी भी मिलती है। और इसके बाद तेलंगाना राज्य के अंदर इससे एक नदी मिलती है जिसको कहा जाता है मूसी नदी, और इसी मूसी नदी पर तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी स्थित है। तो ये कुछ सहायक नदियां हैं जो कृष्णा नदी से संबंधित है, और कृष्णा नदी पर ही नागा अर्जुन सागर बांध बना हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सी नदी एस्चुरी का निर्माण करती है? तो एस्चुरी निर्माण करने वाले में एक ही नदी का उदाहरण आता है, वो है नर्मदा नदी। तो जो नदी अरब सागर में गिरेगी वो एस्चुरी का निर्माण करेगी। और एस्चुरी में कुछ नहीं करना, ज्यादातर 99% आप नर्मदा नदी ही आंसर लगाएंगे। नर्मदा नहीं मिलता है तो ताप्ती लगाएंगे, और अगर नर्मदा ताप्ती ऑप्शन में नहीं दिए फिर आप कोई ऑप्शन के अकॉर्डिंग फिर दूसरी नदी पर जाएंगे। क्लियर हो गया? महानदी का उद्गम कहां से होता है? तो महानदी का उद्गम कहां से होता है? तो ये छत्तीसगढ़ की प्रमुख सहायक नदी है। तो छत्तीसगढ़ से जब ये नदी निकलेगी, कहां से निकलेगी? यहां पर सिंघावा की पहाड़ियां मिलती है। तो छत्तीसगढ़ में सिंघावा हिल्स जो मिलती हैं, तो इन्हीं सिंघावा हिल्स और ये रायपुर के पास में मिलती है। तो छत्तीसगढ़ में सिंघावा हिल्स रायपुर के पास से इस नदी का उद्गम होता है। फिर ये नदी पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। तो ये नदी निकलकर आती है छत्तीसगढ़ राज्य से और बाद में जाती है उड़ीसा राज्य के अंदर। इससे मिलने वाली भी कई छोटी छोटी सहायक नदियां हैं, जिसमें इसमें आप में देखेंगे तो इससे जो नदियां मिलती हैं वो आपको मिल जाएंगी, छोटी छोटी सहायक नदियां हैं। इसमें सुंडूर करके एक नदी मिल जाएगी, सुंडूर, पेरी, ठीक है। इसमें आपको ऊपर की तरफ से एक नदी मिल जाएगी हसदो, मांड। फिर इस तरफ से जाएंगे कुछ नदियां आपको मिल जाएंगी, जिसमें आपको मिलेगी ओंग, टेल, सुकटेल। ऐसे करके कुछ सहायक नदियां आप इसकी याद रख सकते हैं। और महानदी पर ही उड़ीसा राज्य में एक परियोजना बनी हुई है, वो है हीराकुंड बांध परियोजना। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सी नदी भारत के पठारी भाग को मालवा और दक्कन के पठार से अलग करती है? तो मालवा और दक्कन की अगर बात की जाएगी तो ये आपका दक्कन का पठार है यहां पर पूरे का पूरा, और इसके ऊपर ही मालवा का पठार है। तो मालवा और दक्कन के पठार में कौन सी नदी मिल सकती है? तो गोदावरी नहीं आएगी, महानदी नहीं आएगी, नर्मदा या माही। तो इसका आंसर आएगा नर्मदा नदी। तो इस क्षेत्र के अंदर जो नदी मिलेगी वो है आपको नर्मदा नदी। तो मालवा और डेक्कन प्लेटू को जो अलग करेगी वो है आपकी नर्मदा नदी। भारत की उस नदी को पहचानिए जिसकी विशेषताएं निम्नलिखित है। इसका उद्गम अमरकंटक के पठार से होता है, ये गंगा की सहायक नदी है और ग्रीष्म में इसमें जल भराव होता। तो ये ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, ये दो स्टेटमेंट से आप पहचान सकते हैं। तो ऐसी नदी जो इसका उद्गम अमरकंटक के पठार से होता हो और वो गंगा से मिलती हो, ऐसी नदी है हमारे पास सोन नदी। तो सोन नदी का उद्गम कहां से होता है? अमरकंटक के पठार से होता है, और बिहार में जाकर ये किससे मिल जाती है? गंगा नदी से मिल जाती है। कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? तो भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली दो नदियां हैं, एक नर्मदा नदी और एक ताप्ती नदी। इसलिए ये दोनों नदियां पूर्व से पश्चिम दिशा में अपवाद स्वरूप प्रवाहित होती हैं। कौन सी कथनों का परीक्षण करते हुए दिए गए कूट का सही उत्तर दीजिए? रिहंद बांध सोन नदी की सहायक नदी पर बना हुआ है। तो रिहंद जो डैम है, तो रिहंद जो परियोजना है ये उत्तर प्रदेश की परियोजना है और ये रिहंद नदी पर स्थित है। ये रिहंद नदी पर स्थित है और रिहंद सोन की सहायक नदी है। तो ये क्या है? सोन की सहायक नदी है। यहां तक क्लियर हो गया? अगला दिया हीराकुंड महानदी पर बना हुआ है। ये बिल्कुल सही है कि हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर उड़ीसा राज्य में बनी हुई है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता। तो ये स्टेटमेंट भी तो कौन से सही ऑप्शन है?
तो तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना, ये भी सही है। तो इसमें एक ऑप्शन और होना चाहिए था ऑल ऑफ दीज, तो इसमें एक ऑप्शन और होना चाहिए था ऑल ऑफ दीज, यानी कि सारे ही स्टेटमेंट क्या यहाँ पर सही है। तो ये ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ है। नर्मदा ताप्ती द्रोणी निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो पूरे अगर आप इस नदी को समझेंगे, नर्मदा नदी को, तो नर्मदा नदी का जो उद्गम क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में मिलता है। इस तरीके से ये नदी चलती है। तो उद्गम जो अमरकंटक के पठार से होगा, अमरकंटक से इस नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश के। तो पहले ये नदी मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है, फिर थोड़ा सा ये महाराष्ट्र को टच करती है, फिर फाइनली गुजरात में खंबात की खाड़ी के अंदर अपना मुहाना बनाती है। तो इसी के नीचे प्रवाहित होती है ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी भी एमपी के मुल्ताई से निकलती है, फिर ये महाराष्ट्र में जाती है और फिर गुजरात में अपना मुहाना बनाती है, सेम खंबात की खाड़ी में। तो इसमें जो सबसे कॉमन स्टेट है वो मध्य प्रदेश आएगा। तो हमें मध्य प्रदेश तो रखना ही पड़ेगा। अब इसमें तो मध्य प्रदेश दिया ही नहीं है, तो जिसमें मध्य प्रदेश नहीं दिया वो तो हम आंसर लगाएंगे ही नहीं, ठीक है ना। यहां पर भी मध्य प्रदेश दिया, यहां पर भी मध्य प्रदेश है, लेकिन राजस्थान से इस नदी का कोई लेना देना नहीं है, तो राजस्थान हटा देंगे। अब मध्य प्रदेश के साथ महाराष्ट्र और गुजरात दिए हुए हैं, तो जो ज्यादा विस्तार है वो गुजरात के अंदर मिलता है, जो ज्यादातर विस्तार है वो गुजरात के अंदर मिलता है। तो हम गुजरात वाले आंसर को सही कर सकते हैं। हालांकि ए आंसर भी सही है, लेकिन दोनों में से सी ज्यादा बेस्ट हो सकता है। चंबल नदी किन समूह से होकर बहती है? तो चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है? तो चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? तो हम पढ़ चुके हैं, चंबल नदी मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदी है, जो मध्य प्रदेश से निकलने के बाद, तो मध्य प्रदेश में इंदौर के महू क्षेत्र से निकलने के बाद, तो इंदौर के महू क्षेत्र से निकलने के बाद ये नदी उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है और मध्य प्रदेश के जिलों से होते हुए, मध्य प्रदेश के जिलों से होते हुए ये नदी राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। और राजस्थान के बाद ये नदी उत्तर प्रदेश में, यूपी में जाकर इटावा के पास गंगा नदी से मिल जाती है। तो इसका मतलब इस नदी का जो क्षेत्र है वो आपको 3 राज्यों के अंदर मिल सकता है। तो उद्गम मध्य प्रदेश से होगा, मुहाना उत्तर प्रदेश में है, और बीच में ये राजस्थान से प्रवाहित होगी। तो ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, तो ये वाला ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि गुजरात में नहीं जाएगी, तो एमपी, यूपी और राजस्थान इसका सही आंसर मिल जाएगा। ताप्ती नदी का स्रोत कहाँ है? तो ताप्ती नदी नर्मदा नदी के दक्षिण, नर्मदा के समानांतर ही पूरब से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है, जिसका उद्गम मध्य प्रदेश के मुल्ताई क्षेत्र यानी कि बैतूल जिले में स्थित मुल्ताई क्षेत्र से इस नदी का उद्गम होता है। तो ये इस तरीके से भारत के अंदर ये नदी मिलेगी आपको, ताप्ती नदी। तो नर्मदा नदी की स्थिति यहाँ पर मिलती है और नर्मदा के नीचे यहाँ पर आपको ताप्ती नदी की स्थिति मिलती है। और इसी ताप्ती नदी पर आपको उकाई परियोजना, जो गुजरात में इस नदी पर स्थित सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है, मिल जाएगी। यद्यपि प्रायद्वीपीय पठार की सामान्य ढाल पूरब की ओर है, लेकिन फिर भी कुछ नदियां पश्चिम की तरफ बहती हैं, इसकी पहचान करें। तो आपको बता चुके हैं कि नर्मदा और जो ताप्ती नदियां हैं, तो नर्मदा और ताप्ती नदियां जो अपवाद स्वरूप नदियां हैं, तो सामान्यतः पूरे प्रायद्वीपीय पठार का ढाल पूरब की ओर है, इसलिए महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी सारी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। लेकिन यहां पर जो नर्मदा और ताप्ती नदियां मिलती हैं, ये भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने के कारण ये ढाल के विपरीत दिशा में चली जाती है। तो सही आंसर क्या आएगा? नर्मदा और ताप्ती आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत की प्रायद्वीपीय किसका उदाहरण है? भारत की प्रायद्वीपीय नदियां किसका उदाहरण है? नदियां निम्नलिखित में से किसका? ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हुआ है, अंग्रेजी में देख लेते। पेनिनसुलर रिवर ऑफ आरा एग्जाम्पल विच ऑफ द फ्लोइंग। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां वो किस तंत्र का उदाहरण है? तो यहां पर दिया है परवर्ती नदियां, सब्सिक्वेंट, इनसिक्वेंट, रिजुवेलेंट या कॉन्सिक्वेंट। तो ये किसका उदाहरण हो जाएंगी? तो ये आपका कॉन्सिक्वेंट नदी आप आंसर लगा सकते हो, तो डी आंसर लगा सकते हो। कॉन्सिक्वेंट नदी मतलब जो नदी ढाल के अनुरूप प्रवाहित होती है, तो ये कॉन्सिक्वेंट सही आंसर आ जाएगा। लूनी नदी कहाँ गिरती है? तो लूनी नदी का जो मुहाना है वो कच्छ की खाड़ी में आपको मिलता है, और कच्छ की खाड़ी में गिरने के कारण ही इसको अंतः स्थली नदी कहा जाता है। अंतः स्थली नदी कहा जाता है, क्योंकि ये नदी कहाँ से निकल कर आती है?
तो ये नदी अरावली पर्वत से निकल कर आती है। यहाँ पर आपको अरावली पर्वत मिलेगा। तो अरावली पर्वत से निकलने के बाद राजस्थान से होते हुए गुजरात में कच्छ के रण में अपना क्या है, ये मुहाना बना देती है। तो इसका आंसर आप कच्छ की खाड़ी या कच्छ का रण भी लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, कौन सी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? तो गोदावरी नदी की अगर हम बात करेंगे तो गोदावरी को अगर हम देखें तो गोदावरी का उद्गम जो है वो नासिक के पास से होता है, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में जब इस नदी का उद्गम होता है और ये नदी इस दिशा में प्रवाहित होते हुए फाइनली अपना जो मुहाना है वो बंगाल की खाड़ी में बनाती है। और किस राज्य में बनाएगी? वो आंध्र प्रदेश के अंदर। तो ये नदी महाराष्ट्र से निकलने के बाद आंध्र प्रदेश में जाकर बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। अब पूछा जा रहा है कि कौन सी इसकी सहायक नदी नहीं है। तो इससे मिलने वाली अगर कुछ नदियों की बात करें तो पहले तो इससे दो नदियां, छोटी छोटी नदियां आकर मिलती हैं, जिसको परवरा और मूला के नाम से जाना जाता है। और ये परवरा नदी के बारे में अगर आप देखेंगे, ये परवरा नदी वही नदी है जिसके तट पर देमाबाद स्थित है। देमाबाद आप देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिण स्थल जो मिलता है वो देमाबाद है, और इसी परवरा नदी के तट पर आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो इस नदी से एक प्रमुख नदी मिलती है, जिसको दो नदियों के नाम से ये जाना जाता है। तो एक नदी है वेन गंगा और एक नदी है पेन गंगा। तो वेन गंगा और पेन गंगा जब दोनों नदियां, और इससे एक नदी और मिलती है जिसको कहते हैं वर्धा, और ये जो संगम यहां पर बनता है इसको प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। ये प्राणहिता संगम आपका आगे की ओर प्रवाहित होते हुए इसमें मिल जाता है। और यहां पर आप देखेंगे तो माही नदी, तो माही नदी आपको कहां पर मिलती है? तो मंजरा जो नदी है वो इस साइड से मिल जाएगी। तो इस साइड से आपको मंजरा नदी मिल जाएगी। अगर आप माही नदी की बात करेंगे तो माही नदी आपको कहां मिलती है? तो ये मध्य प्रदेश में आपको सबसे पहले मिलेगी नर्मदा नदी। नर्मदा के नीचे एक बड़ी नदी मिलेगी जिसको कहते हैं ताप्ती, और ताप्ती के ऊपर एक छोटी सी नदी मिलेगी जो माही नदी है। और माही नदी की विशेषता क्या है कि ये कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? माही नदी। अगला है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुला? तो पेनिनसुला की सबसे बड़ी नदी कौन सी मिलती है? गोदावरी नदी। कृष्णा नदी का उद्गम किन स्थानों में किसके पास से होता है? तो कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के पास से होता है। कहां से होगा? महाराष्ट्र में महाबलेश्वर की पहाड़ियों से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो यहां पर अभी ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं रहा है क्योंकि इसको हम कई बार कर चुके हैं। तो नर्मदा, ताप्ती और माही ये कुछ प्रमुख नदियां जिनका उद्गम अरब सागर के अंदर होता है। तो इसमें सही आंसर आ जाएगा नर्मदा, क्योंकि गोदावरी, कृष्णा और कावेरी तीनों नदियां आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती। पणजी किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये पणजी जो है ये मांडवी के तट पर स्थित है, गोवा की राजधानी है। और गोवा की प्रमुख सहायक नदी, जो प्रमुख नदी मिलती है वो कौन सी है? मांडवी। गोवा के अंदर 3 प्रमुख मिलती है, मांडवी, जुआरी और रचौल। तो मांडवी, जुआरी और रचौल ये गोवा की प्रमुख नदियां जो पश्चिमी घाट के पश्चिमी तट से निकलने के बाद अरब सागर में गिरती है। शिव समुद्रम वाटरफॉल इज लोकेटेड? तो शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है। तो शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है, जो भारत का दूसरा सबसे ऊंचा, कुचिकल जलप्रपात के बाद शिव समुद्रम भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात मिलता है, कावेरी नदी पर मिलेगा ये। और कावेरी नदी को यहां पर याद रखना कि एक क्वेश्चन आता है कि दक्षिण की गंगा और दक्षिणी गंगा। तो एक क्वेश्चन आता है दक्षिणी गंगा, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है, दक्षिणी गंगा। और एक क्वेश्चन आता है दक्षिण की गंगा। ये दोनों क्वेश्चन को समझ लेना, कई बार ये क्वेश्चन आते हैं। दक्षिण की गंगा को अगर हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो इसको बोला जाता है, या गंगा ऑफ साउथ लिख सकते हो। और इसको जब लिखा जाएगा तो इसको दक्षिणी ही लिखा जाएगा, तो इसका ट्रांसलेशन नहीं होगा। तो दक्षिणी गंगा का मतलब होता है दक्षिणी गंगा, जो गोदावरी को कहा जाता है, और दक्षिण की गंगा किसको कहा जाता है? कावेरी को। तो ये याद रखना कि दक्षिणी गंगा
और दक्षिण की गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है। अगला आता है कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम होता है? तो जो अभी हम कावेरी नदी को पढ़ रहे हैं, तो ये कर्नाटक के कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से किसका उद्गम होता है? आपका देखो, तीन प्रमुख नदियां हैं प्रायद्वीपीय भारत की। प्रायद्वीप की तीन सबसे प्रमुख नदियां हैं, या चार नदियों की बात करें तो सबसे पहले मिलती है यहां पर महानदी। महानदी के बाद आपको मिलेगी यहां पर इस जगह पर गोदावरी, और गोदावरी के बाद यहां पर मिलेगी आपको कृष्णा, और कृष्णा के बाद लास्ट में मिलेगी कावेरी। ये तीनों नदियों के उद्गम आपको पता होना चाहिए। तो इस नदी का उद्गम कहां से होता है, इसका उद्गम कहां से, इसका, तो ये उद्गम तो हम पढ़ चुके हैं कि ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है। तो इसका उद्गम ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है, यानी कि कर्नाटक से होता है। अगर हम कृष्णा नदी के उद्गम की बात करें, ये कृष्णा नदी है, ये गोदावरी है और ये कावेरी है। कृष्णा नदी के उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम महाबलेश्वर से होता है, और महाबलेश्वर कहां पर है? महाराष्ट्र में। और इसके उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम त्र्यंबक की पहाड़ियों से या त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से होता है, जो महाराष्ट्र में। और इसका उद्गम छत्तीसगढ़ में सिंघावा की पहाड़ियों से। तो ये चार नदियां हैं जो पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होती, चारों के उद्गम और मुहाने आपके सामने, और क्रम भी आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य मंदंड, मांडवा और मदाहाई नदियों से संबंधित नहीं है? तो मांडवी नदी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो मांडवी गोवा की प्रमुख नदी है, तो इसका आंसर आएगा कि ये गोवा की नदी है। लेकिन क्वेश्चन आ रहा है कि कौन सी नदी इनसे संबंधित राज्य नहीं होगा। अब गोवा की पोजीशन अगर आप देखेंगे तो यहां पर हमें गोवा मिलता है। तो गोवा की पोजीशन को अगर आप देखोगे तो गोवा की ऊपरी सीमा महाराष्ट्र से और दक्षिण की सीमा कर्नाटक से टच करती है। तो गोवा इतना छोटा है कि इसका उत्तरी भाग है वो महाराष्ट्र से और दक्षिणी भाग कर्नाटक से टच कर रहा है। तो केरल जो है वो केरल आपको कर्नाटक के भी नीचे मिलेगा। तो अगर कोई भी नदी यहां पर हुई, अगर यहां पर कोई भी नदी आ रही है तो वो नदियां इन दो राज्यों से तो टच कर सकती, लेकिन केरल से ऑप्शन नहीं है कि टच करेगी। तो इसलिए हमें केरल को एलिमिनेट करना पड़ेगा। वैसे इस नदियों का संबंध गोवा से है, लेकिन गोवा के साथ कर्नाटक और महाराष्ट्र को टच कर सकती, लेकिन केरल से टच करने की कोई भी संभावना यहां पर नहीं होती है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित नदियों में से किस नदी पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात की बात करेंगे तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है। तो धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है। तो धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। तो नर्मदा नदी पर कुछ जलप्रपात हैं जिसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। मकसद दूध के नाम से आप इसको याद रख सकते हैं। तो नर्मदा नदी पर कुछ जलप्रपात है, जैसे मंदार, फिर कपिल धारा, फिर आपको मिलेगा सहस्त्र धारा, और फिर मिलेगा दर्दी, और फिर मिलेगा दुग्ध धारा, और फिर मिलेगा धुआंधार। तो ये सारे जो जलप्रपात हैं ये आपकी किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। निम्नलिखित में से किस नदी बेसिन का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है? तो गोदावरी। तो इसमें सबसे बड़ा क्षेत्रफल जो मिलेगा वो किस नदी का मिलेगा? गोदावरी नदी का क्षेत्रफल सबसे बड़ा मिलेगा। तो यहाँ पर 313,000 वर्ग किलोमीटर, कृष्णा का 259, 142 और ये 98,795 वर्ग किलोमीटर, इसका वर्ग किलोमीटर क्षेत्र मिलता है। वो 3,313 वर्ग किलोमीटर। तो सबसे बड़ा जो अपवा बेसिन है वो आपको गोदावरी नदी का मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नद बनाती है? तो ये तो कई बार क्वेश्चन आप कर चुके हैं, एस्चुरी नदी। तो एस्चुरी नदी बनाने वाली जो नदियां हैं वो आपको मुख्यतः क्या मिलती है? तो एक तो मिलती है नर्मदा नदी, मुख्यतः एस्चुरी बनाती है, और दूसरी एस्चुरी बनाती है ताप्ती नदी। इसके अलावा जितनी भी नदियां पूर्व दिशा में प्रवाहित होती हैं, जितनी भी नदियां पूर्व दिशा में प्रवाहित होती हैं, जैसे यहाँ पर महानदी, ये बड़ी बड़ी नदियां याद रखना। महानदी के बाद देखोगे तो यहाँ पर गोदावरी, गोदावरी के नीचे कृष्णा, और कृष्णा के नीचे कावेरी। ये सारी वो नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में डेल्टा का निर्माण करती हैं। अब ऑप्शन देखते हैं।
तो महानदी तो नहीं बनाएगी, ठीक है, गोदावरी भी नहीं बनाएगी, कावेरी भी। अब एक ही ऑप्शन बचता, हुगली नदी। तो हुगली नदी क्या है? तो हुगली नदी के बारे में हम जानते हैं कि हुगली जो नदी है ये गंगा की एक वितरका है, और ये एक तरीके से डेल्टा का फॉर्मेशन ना करके एक अपवाद स्वरूप एस्चुरी का फॉर्मेशन करती है। हालांकि ये डेल्टा में ही इसको हम काउंट करते हैं, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो केवल एक ही ऑप्शन बचता, वो है हमारे पास हुगली नदी। कुछ सुमलित करने के लिए दिया है और आपसे बेटा पूछा जा रहा है कि कौन सा सही सुमलित है। तो कुछ सहायक नदियां लग रहा है मुझे कि ये कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे तेल जो है ये महानदी की सहायक नदी है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो मुझे लग रहा है पहला ही स्टेटमेंट यही सही है। तो कौन सा युग्म सही सुमलित है? तो तेल महानदी की सहायक नदी है। इंद्रावती की अगर हम बात करेंगे तो इंद्रावती कृष्णा की नहीं बल्कि गोदावरी की सहायक नदी है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। भीमा की अगर हम बात करेंगे तो भीमा कृष्णा की सहायक नदी है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। और बनास चंबल की सहायक नदी है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। तो केवल डी स्टेटमेंट हमारा सही है कि तेल जो नदी है वो महानदी की सहायक नदी है। अगला है निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत मेकाल श्रेणी से नहीं होता? तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक क्षेत्र में स्थित मेकाल श्रेणी, अमरकंटक या मेकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक से एक तो निकलकर जाती है नर्मदा नदी और ऊपर की तरफ प्रवाहित होती है सोन नदी, और फिर सोन से ही इससे एक नदी जाकर मिल जाती है जिसको कहते हैं जोहिला नदी। तो यहां पर आप देखेंगे तो नर्मदा, तो कौन सी नदी का स्रोत मेकाल श्रेणी से नहीं है? तो नर्मदा नदी तो मेकाल श्रेणी से निकलती है, ताप्ती भी निकलती है, नहीं ताप्ती नहीं निकलती है, सोन भी निकलती है, महानदी भी नहीं निकलती। तो इसमें दो ऑप्शन है हमारे पास, क्योंकि ताप्ती नदी का उद्गम नर्मदा नदी के नीचे ही बैतूल से होता है, और महानदी का उद्गम देखो यहां पर आप समझना जरा, महानदी का जो उद्गम है वो इसी अमरकंटक क्षेत्र के पास में जो सिंघावा की पहाड़ियां बिल्कुल इसी के पास में है, तो सिंघावा की पहाड़ियों से महानदी निकलकर जाती है। तो हम यहां पर अगर देखो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो आप ताप्ती आंसर लगाओ या महानदी आंसर लगाओ। तो महानदी का ड्रेनेज तो बिल्कुल अलग जगह पर मिलता है, महानदी सॉरी ताप्ती का जो महानदी का ड्रेनेज मिलता है वो लगभग उसी के इर्द गिर्द क्षेत्र में ही मिलता है। तो इसमें जो हम आंसर लगाएंगे वो ताप्ती नदी लगाएं। वैसे दोनों गलत है, लेकिन ताप्ती नदी हमारा ज्यादा आंसर सही होगा। अब कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं और दिए गए सही कथन को चुनना है। इंद्रावती कृष्णा की सहायक नदी है, ये गलत है। इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदी है जो उड़ीसा राज्य से निकलने के बाद छत्तीसगढ़ राज्य से होते हुए तेलंगाना में जाकर गोदावरी से मिल जाती है। बनास चंबल की सहायक नदी है, ये स्टेटमेंट सही है। वर्धा वेनगंगा की सहायक नदी, ये भी सही है। ब्यास सतलुज की सहायक नदी है, ये भी सही है। तो 2 3 4, तो 2 3 4 स्टेटमेंट सही है। लास्ट स्टेटमेंट क्या है हमारा? बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नर्मदा और ताप्ती नदियों द्वारा घिरे, नर्मदा और ताप्ती नदियों द्वारा कौन घिरा हुआ है? तो जो नर्मदा नदी है, तो नर्मदा नदी की अगर हम बात करेंगे तो ये एक भ्रंश घाटी है, और उसी के नीचे एक भ्रंश घाटी और है जो है आपकी ताप्ती भ्रंश। तो नर्मदा और ताप्ती भ्रंश के बीच में एक पर्वत श्रेणी बनी हुई है। इस पर्वत श्रेणी को कहा जाता है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, जो एक ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है, यानी कि इसकी उत्पत्ति ही इस साइड से नर्मदा भ्रंश के धंसने के कारण और इस साइड से ताप्ती भ्रंश के धंसने के कारण हुई है। और जो उठा हुआ कगार शेष रह जाता है इसकी को ब्लॉक माउंटेन के नाम से जाना जाता है, जो सतपुड़ा इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हमें मिल जाता है। तो सही आंसर क्या होगा? सतपुड़ा पर्वत। तो नर्मदा और ताप्ती के बीच में जो ब्लॉक पर्वत है वो है आपका सतपुड़ा पर्वत। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग हिल्स हैज डेवलप्ड द ड्रेनेज पैटर्न सिमिलर टू द अमरकंटक? तो अमरकंटक का ड्रेनेज पैटर्न कैसा है? तो अमरकंटक से एक ही दिशा में कई नदियां प्रवाहित होती हैं और अलग अलग दिशाओं में जाती हैं। ऐसे अपवाह को अरीय अपवाह के नाम से जाना जाता है, या ये कहें कि इसको रेडियल पैटर्न के नाम से जाना जाता है। तो जो ऐसा पैटर्न हमें असम की जो मिकिर रेंज है, असम के अंदर जो मिकिर पहाड़ियां मिलती हैं, उन मिकिर पहाड़ियों से भी कई छोटी छोटी नदियां निकलती हैं और अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित होती हैं। तो मिकिर श्रेणी हम इसका सही आंसर कर सकते हैं।
निम्नलिखित खंडों में से किस एक में यमुना नदी का जल अत्यधिक प्रदूषण भार के कारण हरा सूख कहा जाता है? तो यमुना नदी का सबसे ज्यादा जो प्रदूषण है वो दिल्ली और आगरा क्षेत्र में देखने को मिलता है। इसका कलर ही बिल्कुल ग्रीन हो चुका है, मतलब इतनी ज्यादा काई वगैरह बन चुकी है, तो इसको हरे सूप के नाम से जाना जाता है। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? ये 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है। कावेरी नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कावेरी नदी का जो उद्गम है, कावेरी नदी के उद्गम की बात करेंगे तो ये केरल या कर्नाटक कहें तो ये कर्नाटक के कुर्ग जिले से होकर, कर्नाटक के कुर्ग जिले से इसका उद्गम होता है। अब यहां से पहला जो राज्य आना चाहिए वो आपका कर्नाटक आएगा। कर्नाटक के बाद ये नदी, कावेरी नदी कर्नाटक जाएगी, और कर्नाटक के बाद ये नदी पूर्व दिशा में जाएगी और ये केरल और तमिलनाडु से टच करेगी। तो महाराष्ट्र का इस नदी से कोई लेना देना नहीं होगा, तो महाराष्ट्र का इस नदी से कोई लेना देना नहीं है, तो ये दो ऑप्शन नहीं आएंगे। तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से भी इस नदी का कोई लेना देना नहीं है, तो आंसर आ जाएगा केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है, तो ये कावेरी नदी की कहानी हो गई। शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो शिप्रा नदी की अगर हम बात करेंगे तो जो गंगा नदी है, गंगा नदी की सहायक नदी मिलती है हमें यमुना नदी, और यमुना नदी की सहायक नदी मिलती है हमें चंबल नदी, और इसी चंबल की एक सहायक नदी मिलती है जिसको कहा जाता है शिप्रा। उज्जैन जो है, यहाँ पर कुंभ के मेले का आयोजन होता है मध्य प्रदेश में, ये इसी शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कौन सी नदी? चंबल नदी। तो शिप्रा किसकी सहायक नदी है? चंबल की एक प्रमुख सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय नदियां निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रवाह प्रणाली बनाती हैं? तो ये आपका अध्यारोपित तो नहीं बनाएंगी, केवल चंबल नदी एक अपवाद है जो अध्यारोपित का निर्माण बनाती है। जालीदार नहीं बनाएंगी, रेक्टेंगुलर या डेंड्रिक। तो आप इसको वृक्षाकार में आंसर लगा सकते हैं, वैसे रेक्टेंगुलर भी आता है तो आप डेंड्रिक पैटर्न इसका आंसर लगा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो एस्चुरी नहीं बनाती है तो मतलब वो डेल्टा बनाती होगी। तो नर्मदा नदी एस्चुरी बनाती है, ताप्ती नदी एस्चुरी बनाती है, महानदी डेल्टा बनाती है। अब जो मांडोवी नदी है ये गोवा की प्रमुख नदी है। अब ये डेल्टा बनाएगी या एस्चुरी बनाएगी? वैसे तो ये अरब सागर में गिरती है, तो जो नदी अरब सागर में गिरती है तो वो मोस्टली आंसर होता है कि वो क्या करेगी? एस्चुरी का निर्माण करेगी। और महानदी तो आप जानते हैं कि ये नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और छत्तीसगढ़ राज्य और उड़ीसा राज्य की सबसे प्रमुख नदी है, तो ये नदी डेल्टा का निर्माण करेगी। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो ये आप जानते हैं कि यहाँ पर कृष्णा, ताप्ती, तो ताप्ती नदी क्या है? भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है, सिंपल आंसर है। निम्नलिखित में से किन दो नदियों के डेल्टा क्षेत्र में ज्वारीय वन पाए जाते हैं? तो नर्मदा ताप्ती तो आएगा नहीं क्योंकि ये एस्चुरी बनाती है। कृष्णा कावेरी या कृष्णा गोदावरी, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा कृष्णा और गोदावरी। तो कृष्णा गोदावरी के मुहानों में आपको क्या मिल जाएंगे? सुंदरवन डेल्टा के जो वन है वो आपको ज्वारी वन यहां पर देखने को मिल जाएंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर फॉर्म एज अ एस्चुरी? ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो सिंपल आंसर है नर्मदा, आंसर लगा लेना। महानदी, नर्मदा, सोन नदियां कहां से निकलती हैं? तो देखो यहां पर महानदी को ऐड किया गया, तो महानदी, नर्मदा और सोन, तो ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। तो महानदी का संबंध भी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस नदी को नहीं काटती? ठीक है, तो ये आज की क्लास के आपके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे वो आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगली क्लास के अंदर तो ये आपके सारे के सारे नदियों के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो एक ही क्लास के अंदर हमने यहाँ पर पूरी की पूरी नदियों को कंप्लीट कर लिया। अगली क्लास के अंदर हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे जिसमें हम भारत की जलवायु की चर्चा करेंगे, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पर आपके लिए होता है। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं
नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।